मिस्टीरियस माफिया किंग एपिसोड 61 to 70। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सूर्या सिंह पर आपका स्वागत है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। हर किरदार के पीछे छुपा है एक राज, हर घटना में छुपा है एक मोड़ और हर कहानी आपको ले जाती है उस अनजान सफर पर जहाँ रोमांच, रहस्य और जज्बात एक दूसरे से टकराते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी रहस्यमयी कहानियां, दिल दहला देने वाले किस्से और ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको कहानियों से जुड़ी अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। श्री आश्रम से वापस आ जाती है। श्री अभी बहुत दुखी थी। श्री जैसे ही हॉल के अंदर आती है, देखा सभी हॉल में बैठकर सगाई का तैयारी में लगे थे। वसुंधरा देवी श्री को देख बोली, आशा देखो श्री आ गई है, तुम श्री को तैयार कर दो, सगाई का टाइम हो रहा है। आशा पलटकर श्री को देखे और श्री के पास जाते हुए बोली, जी माँ जी, मैं अभी श्री को तैयार कर देती हूँ। मोनालिसा भी बहुत देर से श्री का वेट कर रही है। आशा श्री की तरफ देखकर बोली, आंटी मोनालिसा दीदी मेरा वेट क्यों कर रही है? आशा श्री को मोनालिसा के कमरे में ले जाते हुए बोली, क्योंकि सुबह से मोनालिसा और टिना पार्लर वाली के पास बैठकर पार्टी के लिए तैयार हो रही है और बीच बीच में तुम्हें भी याद कर रही है। श्री हंसते हुए बोले, क्या मोनालिसा दीदी सुबह से तैयार हो रही है और अभी तक तैयार नहीं हुई है? बोलकर श्री अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आशा को देखने लगे। आशा बोली, तुम्हारा सगाई होकर शादी भी हो जाएगी, तब तक भी मोनालिसा तैयार नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर दोनों हंसने लगी। तब तक आशा औरत श्री मोनालिसा के कमरे में पहुंच जाती है। क्या बात है चाची, आप दोनों इतना हंस क्यों रहे हो? टीना आशा और श्री को देखकर बोली। आशा कमरा में आई तो देखी मोनालिसा ने अभी तक कुछ नहीं किया है। आशा बोली, भगवान जाने तुम लोग और कितना तैयार होगी, सगाया तुम लोगों का है या श्री और कामिनी का? कामिनी का नाम सुनते ही टीना अपना फ़ोन निकाल लेते हुए बोली, कामिनी अभी तक क्यों नहीं आई? बोलकर टीना कामिनी को फ़ोन लगाती है। टीना कामिनी को फ़ोन लगाकर बोली, कामिनी तुम कब तक सिंह मैशन पहुंच रही हो? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा सगाई है? कामिनी बोली, हाँ बाबा मुझे पता है कि आज मेरा सगाई है, मैं बस अभी निकल रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना बंद करो। टीना अपना मुंह बनाकर फ़ोन रखने वाली थी कि तभी कामिनी बोली, टीना क्या अभय पहुंच चुका है? टीना बोली, मुझे पता नहीं, मैं नीचे नहीं गई हूं, मैं अभी तैयार हो रही हूं। कामिनी बोली, ठीक है, बोलकर दोनों फोन रख दिया। आशा कमरे में बैठी दो पार्लर वाली लड़कियों को श्री की तरफ देखा कर बोली, आप दोनों मोनालिसा और टीना को छोड़कर सबसे पहले मेरी प्यारी बहू को तैयार कीजिए, क्योंकि आज का फंक्शन श्री के लिए ही है। मैं चाहती हूँ श्री आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। मोनालिसा जल्दी से बोली, बस मुझे और थोड़ा सा मेकअप करना है, मेरा हो गया। मोनालिसा अपने चेहरे पर पाउडर लगाते हुए बोली। आशा बोली, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे तुम्हारी ही सगाई है। मोनालिसा अपने चेयर से उठी और आशा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आज नहीं तो कल मेरा भी सगाई हो जाएगी मम्मी, मैं भी थोड़ी हमेशा के लिए आप लोगों के कंधे पर बोझ बनकर रहूंगी। टीना मोनालिसा की तरफ देखकर बोली, मोनालिसा तुम ये क्या बोल रही हो? कहीं तुमने भी अपने लिए लड़का तो पसंद नहीं किया? टीना अपना लहंगा ठीक करते हुए बोली। टीना को ऐसा बोलता देख मोनालिसा घबरा जाती है और बोली, पसंद नहीं किया तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल मेरा भी राजकुमार इसी तरह मेरे सामने आएगा और मुझे अपने सपनों की दुनिया में लेकर जाएगा। आशा बोली, बकवास बहुत हुआ तुम्हारा, इस तरह का बकवास अगर तुम्हारे तीनों भाई ने सुन लिया तो तुम्हें अभी घोड़े में बैठाकर तुम्हारे ससुराल छोड़ आएंगे। अब तुम लोग सभी मिलकर श्री को तैयार करो, मैं नीचे जाती हूँ, नीचे बहुत काम पड़ा हुआ है। इतना बोलकर आता मोनालिसा के कमरे से निकल जाती है। मोनालिसा जल्दी से अपना चचेर से उठी और श्री को पकड़कर अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठाकर बोली, आज तो श्री का ऐसा श्रृंगार करें कि रंजय भैया देखते ही रह जाएंगे। टीना और श्री दोनों ही मोनालिसा को मुंह खोले देखने लगी। मोनालिसा को एहसास हुआ कि मोनालिसा ने क्या बोला। मोनालिसा फिर से बोला, नहीं अभय भैया। तीनों एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा हुआ अभय भैया ने नहीं सुना, वरना इतना ही बोली थी कि मयंक मानवी कमरे में आ जाती है। और बोली, वरना क्या, हम लोग तो चाहते थे कि श्री का शादी रणविजय भैया से हो जाए। मानवी और मयंक के मुंह से यह बात सुनकर श्री अपना आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। इधर रणविजय अपने कमरे में आया और तैयार होने लगा। रणविजय भी आज एक ब्लू कलर का शेरवानी पहना और नीचे हॉल में चला आता है। तभी मेन गेट से कामिनी और कामिनी के मम्मी पापा आते हैं। आशा कामिनी को आता देख बोली, मां जी आपका इंतजार खत्म हुआ, हमारी रणविजय की दुल्हन भी आ गई। वसुंधरा देवी कामिनी की तरफ देखकर मुस्कुराए। कामिनी के माता पिता जल्दी से आकर वसुंधरा देवी के पैर छूती है। तभी आशा बोली, कामिनी तुम दादी माँ के पैर नहीं छोगी? कामिनी अपना लहंगा संभालते हुए बोली, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलकर दादी माँ के पैर छूती है। दादी माँ भी कामिनी को आशीर्वाद दिया और वसुंधरा देवी दोनों को बैठने के लिए कामिनी बोली, आशा आंटी अभय
कहीं नहीं दिख रहा। वसुंधरा देवी बोली, बेटा तुम्हें अभय को नहीं रणविजय को धना चाहिए। कामिनी सोफे पर बैठकर बोली, दादी माँ मुझे अब ऐसे काम है, रणविजय का जरूरत तो मुझे स्टेज पर सगाई के समय पड़ने वाला है, पर अभी मुझे अभज से काम है। आशा बोली, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, अभी रणविजय ही तुम्हारा सब कुछ है, तो तुम्हें रणविजय को ही ढूंढना चाहिए। कामिनी बोले, ठीक है आशा आंटी, मैं रणविजय से भी मिल लूंगी, पर मुझे अभी अभय से मिलना है। तभी ममता तैयार होकर कमरे से निकलकर आए और बोली, अभय ने भी कई बार मुझे फ़ोन करके पूछा तुम्हारे बारे में, वैसे भाभी और देवर में क्या चल रहा है, कुछ स्पेशल है क्या? तभी अभय मेन गेट से आते हुए बोला, कामिनी तुम आ गई। सभी हैरान होकर अभय को देखने लगा। ममता अभय को देखकर बोली, अभय तुम सबसे लेट आए हो, देखो श्री कामिनी और रणविजय सभी तैयार है, बस एक तुम तैयार नहीं हो, जाओ पहले जाकर तैयार होकर आओ। अभय बोला, माँ पहले मुझे कामिनी से बात करनी है, बोलकर अभय कामिनी के हाथ को पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। कमीनी भी अभय के साथ कमरे में चली गई। आशा, ममता, वसुंधरा देवी, कुणाल हैरान होकर दोनों को देखने लगे। रणविजय दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और निकलकर लॉन में चला गया। कुछ देर बाद घर के सभी लॉन में बने स्टेज के पास जाते हैं। स्टेज में सबसे पहले रणविजय और कामिनी की सगाई होने वाली थी। कुणाल और निर्भय अच्छे से स्टेज का डेकोरेट करा रहे थे और सजेस्ट कर रहे थे कि किस साइड से लाइट गिरेगी और किस साइड से फूल। बाद में अभय और श्री का सगाई होगा। श्री आज बहुत सुंदर सा एक लहंगा पहन रखी थी और गले में अपना बचपन का पेंडल जो दयानंद जी श्री को दिए थे उसे ने गले में लटकाकर रखी थी। अभय कामिनी को एक कमरे में लेकर आया और एक जोर का थप्पड़ कामिनी के चेहरे पर मारते हुए बोला, इतना बड़ा गलती तुमसे कैसे हो गया? तुम्हारे कारण अगर मेरा खेल खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामिनी अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, मुझे पता नहीं था कि रणविजय मेरे ऊपर नजर रखा है। अभय बोला, तो क्या सबूत रणविजय के हाथों में लग चुकी हूं? कामिनी बोली, पता नहीं, पर मेरा रिपोर्ट साहिल के हाथों में है। रणविजय ने अभी तक देखा है या नहीं मुझे नहीं पता। अभय अपने दोनों हाथों से अपना सर को पकड़ते हुए बोला, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? कमीनी अभय के बाहों को पकड़कर बोला, देखो अभय, मैं अपने लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहती। जब से मुझे पता चला है कि रणविजय श्री को पसंद करता है और श्री भी कहीं ना कहीं रणविजय को पसंद करता है, और आज नहीं तो कल मुझे उन दोनों के रास्ते से हटना ही था, इसीलिए मैंने अपना दूसरा ऑप्शन चूज करके रखा था। पर साहिल और अरमान शिमला में मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, मुझे ये पता ही नहीं था। उसने मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को कई बार देख लिया था, फिर भी तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। सेटअप अभय, अब सोचो मेरा प्रेगनेंसी का रिपोर्ट भी साहिल के हाथ में लग गया, क्या करना होगा? कहीं अगर वह रिपोर्ट रणविजय के हाथों में पड़ गया तो रणविजय मुझे सगाई नहीं करेगा। बोलकर बेड पर बैठ गई। अभय बोला, तुम कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी? बोलकर कामिनी को घूरने लगा। सगाई कर लेती, रणविजय से शादी कर लेती और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार बनकर तुम रणविजय को डिवोर्स दे देती, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना जिंदगी का शुरुआत कर सकती थी। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरा कितना लॉस कर दिया। कामिनी गुस्सा से बोली, तुम्हारे लॉस के चक्कर में मैं अपना तो लॉस नहीं करती। तुम्हें तो पता है मेरा बॉयफ्रेंड एक एनआरआई है, उसका एक पैर इंडिया में तो दूसरा लंदन में रहता है। अभय गुस्सा से बोला, बकवास बंद करो, अभी क्या करना है बोलो। मेरे साथ तुम्हारा जो दिल हुआ है उसे हमेशा याद रखना। आगे क्या सोची हो, जल्दी बोलो। नीचे सगाई के लिए सभी वेट कर रहे हैं। कामिनी बोली, जब तक रणविजय खुद सामने आकर कुछ नहीं बोलता मैं चुपचाप रणविजय से सगाई कर लूंगी। एक बार सगाई होने के बाद रणविजय मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा और ना ही अपना सगाई तोड़ पाएगा। मजबूरी में रणविजय को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। शादी होने के बाद मैं रणविजय का आधा प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? अभय बोला, हाँ, सिंह ब्रदर्स कंपनी के एमडी पोस्ट पर बैठते साथ ही मैं अपने कंपनी के साथ तुम्हारे पापा की कंपनी को भी मर्ज कर लूंगा, जिसे तुम्हारे पापा का कंपनी पर बुलंदी पर आ जाएगा और हम लोग राजस्थान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लिस्ट में आ जाएंगे। कॉमन हंसकर अपना हाथ आगे करते हुए अभय के साथ हाथ मिलाया। अभय बोला, अभी चुपचाप जाकर रणविजय के साथ सगाई कर लो। कामिनी बोली, अगर रणविजय को कुछ भी शक हुआ तो? अभय बोला, तब का तब देखूंगा, मुझे भी श्री के साथ सगाई करनी है और एक दिन का दुल्हनना है। कामिनी अभय के पेट पर एक मुक्का मारते हुए बोला, कितना बड़ा कमीना है तुम? अभय हंसकर बोला, प्यार और जन्म में सब जायज है बेबी, तुम भी तो वही कर रही हो। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे और अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। तभी सामने अरमान और साहिल खड़ा था। अरमान और साहिल को सामने खड़ा देखकर कामिनी बोली, सामने से हटो। साहिल बोला, कामिनी, लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने से यह सगाई करने से मना करोगे या फिर हमें सच्चाई सामने लानी पड़ेगी? अभय साहिल के कॉलर को पकड़ बोला, नौकर हो नौकर जैसे रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अरमान अभय के हाथ को पकड़ते हुए बोला, अभय अपना लिमिट क्रॉस मत करो। साहिल के कॉलर
को छोड़ो, अभय बोला। तुम दोनों को रणविजय ने अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। जिस दिन मैं एमडी पोस्ट पर बैठ जाऊंगा, सबसे पहले तुम दोनों को अपने कंपनी से निकाल फेंकूं। साहिल बोला। वैसा नौबत कभी नहीं आएगा, बोलकर अभय के हाथों को झटका कर अपने कॉलर से हटाता है। जिस दिन तुम एमडी के पोस्ट पर बैठ जाओगे, उस दिन सबसे पहला रिजाइन मेरा ही होगा, अरमान बोला। और दूसरा मेरा। अभय बोला। अब सामने से हटो, हमें सगाई के लिए लेट हो रहा, बोलकर अभय और कामिनी दोनों के बीच से निकल जाते हैं। साहिल चिल्लाकर बोला, ये सगाई नहीं हो सकती। अभय और कामिनी के कदम रुक जाता है। इतना सुनते साथ है मोनालिसा, टीना, श्री अपने अपने कमरे से बाहर निकलकर आया। अभय जल्दी से जाकर साहिल के कॉलर पकड़कर बोला, तो क्या तुम रुकोगे इस सगाई साली? साहिल बोला, हाँ मैं ही रुकूंगा इस सगाई को। साहिल बोली, हिम्मत है तो रोक कर दिखा, अभय बोला। साहिल अपने हाथ को झटका मारकर साहिल के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाता है। अभय गुस्सा से एक पंच साहिल के मुंह पर मार दिया। साहिल भी गुस्सा से अपना एक मुक्का अभय के मुंह पर मार देता है। अभय अपने आप को संभाल नहीं पाया और सीढ़ी से होते हुए सीधा हॉल में जा गिरा। अभय जैसे ही सीढ़ी से नीचे गिरा, कामिनी चिल्लाती है, अभय। दूसरा साइड से टीना चिल्लाया, अभय भैया, बोलकर कामिनी, टीना और मोनालिसा अभय के पास आ जाती हो। अभय को चोट लग चुका था, अभय के सिर से खून निकलने लगा। तभी हॉल के अंदर निर्भय और कुणाल किसी काम के लिए अंदर आते हैं। अंदर का माहौल देखकर सबके होश उड़ गया। निर्भय और कुणाल दौड़कर अभय के पास आते हैं और बोला, ये कैसे हो गया? कामिनी गुस्से से बोली, अंकल साहिल ने अभय को ऊपर से धक्का दे दिया और देखिए अभय को कितनी चोट आई है। तभी कुणाल साहिल की तरफ देखकर बोला, साहिल क्या ये सच है? तुमने अभय को धक्का मारा? साहिल अपना सर झुकाकर खड़ा था। इसी बीच रणविजय भी हॉल में आ जाता है। सबको इस तरह एक जगह खड़ा देख रणविजय बोला, यहाँ क्या हो रहा है? साहिल रणविजय को देखकर बोला, ये सगाई नहीं हो सकता और मैं ये सगाई होने भी नहीं दूंगा। अभय फिर से उठा और साहिल को मुक्का मारते हुए बोला, दो कौड़ी के नौकर, तुम्हारा इतना मजाल कि तुम हमारे फैमिली मैटर में बोलोगे और हमारा सगाई रुको होगा, बोलकर साहिल को पीटने लगा रणविजय। अभय के हाथ को पकड़ जोर से एक थप्पड़ अभय के मुंह पर मार देता है। एपिसोड 62। ये सगाई नहीं हो सकती। जैसे ही ये बात सबने सुनी, सब हक्का बक्का रह गया। वसुंधरा देवी साहिल की तरफ आते हुए बोला, साहिल बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? साहिल दादी माँ की तरफ बढ़ा और दादी माँ के हाथ को पकड़कर दादी माँ को सोफे पर बैठा हुए बोला, दादी माँ, रणविजय मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, रणविजय को मैं भाई से भी ज्यादा मानता हूँ। वसुंधरा देवी साहिल के आंखों में देखकर बोला, हाँ बेटा, ये तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं इस घर के साथ और रणविजय के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसीलिए तुम कामिनी जैसी अच्छी लड़की के साथ तुम रणविजय कर शादी होने नहीं देना चाहते। ममता बोलने निर्भय ममता को रोकते हुए बोला, ममता पहले साहिल क्या बोलना चाहता है उसकी पूरी बात को सुनो, फिर बीच में ठोकना। बोलो साहिल, क्या बोलना चाहते हो? निर्भय बोला। साहिल कामिनी के पास गया और बोला, बोलो कामिनी, मैं क्यों नहीं चाहता कि रणविजय का शादी तुमसे हो। कामिनी दादी माँ की तरफ देखी और बोली, क्योंकि तुम दोनों रणविजय को बेवकूफ़ बनाकर कंपनी के सारे पैसे का हेराफेरी कर रहे हो और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग रणविजय को बेवकूफ़ बना रहे हो, रणविजय का फ़ायदा उठा रहे हो। रणविजय आंख बंद करके तुम दोनों पर विश्वास करता है और इसी का फ़ायदा तुम लोग उठा रहे हो। रणविजय अपना हाथों का घड़ी बनाकर कामिनी को देखने लगा। तभी कामिनी फिर से बोला, तुम दोनों नहीं चाहते हो कि मैं इस घर पर बहू बनकर आऊं और तुम लोगों का पर्दाफाश करो। तुम दोनों को अच्छे से पता है, जिस दिन मैं इस घर पर आऊंगी, तुम दोनों को इस सिंह मैंशन से धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी। आशा कामिनी को रोकते हुए बोला, कामिनी, तुम क्या बोल रही हो? सोच समझकर बोलना। अरमान और शाहिद भी इसी घर के बच्चे हैं और पैसे और रिश्ते में इन दोनों ने हमेशा रिश्ते को ही अहमियत दिया है और मैं बचपन से इन दोनों को देखते आ रही हूं। तुम जो भी बोल रही हो, इसका कोई प्रूफ है? कामिनी रणविजय के पास गई और रणविजय की आंखों में देखकर बोला, रणविजय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, सच बोल रही हूँ। ये दोनों क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, पर कामिनी साहिल तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। अरमान बोला। श्री मानवी मयंक ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे कि हॉल में क्या हो रहा है। मोनालिसा और टीना हॉल में आकर सबके साथ खड़े हो जाते हैं। रणविजय कामिनी की आंखों में देखकर बोला, कामिनी, ऐसा कुछ है जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया और जो बता चाहती हो जो मैं नहीं जानता? कामिनी बोली, नहीं नहीं रणविजय, साहिल झूठ बोल रहा है, तुम्हारे सिवा मेरा और किसी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं है। पर साहिल तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कामिनी श्रीकांत बोला। कामिनी साहिल को देखने लगी, जब आधी बात बोली हो तो पूरा बात भी बता दो। अरमान बोला। कामिनी सबको हैरान होकर देखती है, सभी कामिनी को देखने लगे। कामिनी के पापा कामिनी के पास आकर बोला, कामिनी, यह सब क्या है और साहिल तुम्हें नाम किसी और के साथ क्यों जोड़ रहा है? साहिल रणविजय का दोस्त कम भाई है। कामिनी कुछ नहीं बोली। साहिल बोला, बोलो
कामिनी क्या हुआ, मैं क्यों नहीं चाहता कि तुम्हारा सगाई रणविजय से हो। बोलो मैं क्यों नहीं चाहता। कामिनी दादी माँ के पास गई और बोली, दादी माँ मेरा यकीन कीजिए, मेरे मन में रणविजय को छोड़कर और कोई नहीं है। ठीक है तो तुम नहीं बोलोगी, अरमान बोला और कामिनी को घूर कर देखा। साहिल अपना फ़ोन टीवी के साथ जोड़ो। साहिल ने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर देता है। अभय कामिनी को और कामिनी अभय को देखने लगा। कामिनी मन ही मन बोले, भगवान जाने साहिल इन सबको क्या दिखाना चाहता है और क्या लेकर आया है। अगर इसे ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं इसका जान ले लूंगी। अभय अपने मन ही मन बोलने लगा, जाने कौन सा सबूत छोड़कर आई है ये लड़की, मुझे इस मैटर से दूर ही रहना चाहिए। कामिनी खुद तो फंसेगी है और मुझे भी ले डूबेगी। अगर मैं कामिनी की तरफ से कुछ भी बोला तो सबकी नज़रों में आ जाऊंगा। ये सोचकर अभय चुप हो जाता है। टीवी की स्क्रीन पर कामिनी का शिमला वाला वीडियो चलने लगा। कमीन अपनी आंखें खोल देखने लगी। कामिनी एक होटल के कमरे में नाइट सूट पहने शराब पी रही थी और बेड पर बैठकर किसी से बातें कर रही थी। तभी होटल के बाथरूम से एक लड़का टावल पहने बाहर आया। कुणाल और निर्भय उस लड़की को देखकर बोला, विशाल। विशाल बेड के तरफ बढ़ा और कामिनी के हाथों से शराब का ग्लास लेकर पीने लगा। कामिनी वेद से उठ गई और विशाल को पीछे से हक करते हुए बोली, मुझे आज ही राजस्थान जाना था, पर मैंने रणविजय को बोल दिया कि मैं कल राजस्थान जाऊंगी। विशाल हंसकर बोला, क्यों, तुमने तुम्हारे होने वाले पति से झूठ क्यों बोला? आखिर रणविजय तो तुम्हारा मंगेतर है। कामिनी बोली, वह सेटअप विशाल तुम अच्छे से जानते हो। रणविजय के दौलत के कारण ही मैं उसके साथ जुड़ी हूं, पर प्यार तो मैं ही से करती हूं। विशाल अपने हाथ में पकड़ा ग्लास का पूरा शराब एक ही बार में पीकर बोला, वैसे तुम फोन पर कुछ खुशखबरी की बात बोल रही थी। कामिनी विशाल के गले लगकर बोली, हाँ खुशखबरी तो है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। विशाल अपना शराब का गिलास टेबल पर रखते हुए बोला, कहीं तुम दोबारा तो प्रेग्नेंट नहीं हो? कामिनी हैरान होकर बोले, तुम्हें कैसे पता चला? विशाल कामिनी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद कामिनी के ऊपर आकर बोला, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इतना दिखाकर साहिल टीवी बंद करके बोला, आगे जो कुछ भी हुआ आप लोग नहीं देखो तो ही ठीक है। अपने आंखें बड़ी बड़ी करके कामिनी को देखने लगी। कामिनी की माँ एक जोर का थप्पड़ कामिनी को मारा और बोला, कामिनी तुमने ने तो बोला था ये बच्चा रणविजय का है। ये बात सुनकर सभी हैरान होकर कामिनी की माँ को देखने लगा। कामिनी अपने गाल पर हाथ रख बोली, माँ मत बोलो, मुझे शर्मा रही है। इतने दिनों तक तुमने अपने माँ को भी झूठ बोल रखा था। इससे तो अच्छा होता कि मेरा कोई बच्चा ही नहीं होता। इतने मंदिर में पूजा की, प्रार्थना किया, तब जाकर तुम हमारे घर आए और बड़े होकर तुम हमारे ही चेहरे पर कालिक पूछ रही हो। इसी दिन के लिए पाल पुष्कर बड़ा किया। भगवान ने मुझे यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है। बोलकर रोने लगी आशा कामिनी के माँ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें चुप कर आती है। तभी वीर प्रताप सिंह और उसकी पत्नी भी आ जाती है। बाहर लन में किसी को ना पाकर वीर प्रताप सिंह और उसकी पत्नी सिंह मैंशन के अंदर चली आते हैं। अंदर आकर देखा तो सभी एक जगह खड़े होकर घर की प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे थे। वीर प्रताप सिंह एक कोने में खड़े होकर सब कुछ सुनने लगा। कामिनी रोते हुए बोली, मैं क्या करता माँ, मैंने तो ये सब रणविजय के लिए किया। आशा कामिनी को एक थप्पड़ मारती है। सभी हैरान होकर कामिनी को देखने लगी। कामिनी बोली, अपना गलती को तुम रणविजय के माथे मर रही हो, कितनी बेशर्म हो तुम। कामिनी बोली, आशा आंटी आपने मेरे गलती तो देख लिया और उसकी सजा भी दे दिया। रणविजय आपके घर का बेटा है, इसीलिए रणविजय का गलती आपको नहीं दिखती। आशा अपने दोनों हाथों से कामिनी के बाहों को पकड़कर हिलाते हुए बोला, कामिनी तुम इतनी गंदी हरकत करके अभी भी यही खड़े होकर हम लोगों से कैसी बात कर सकती हो? कामिनी अपना वाह आशा से छुड़ाते हुए बोली, आप तो रणविजय की गलती को सुनना भी नहीं चाहते। आशा बोली, रणविजय का गलती बताओ बताओ, इसमें रणविजय कहाँ से आया और रणविजय इन्हें कौन सी गलती की है? कामिनी श्री की तरफ उंगली दिखाकर बोली, पूछिए उस 2 टके की बाजारों लड़की से, पूछिए उस माँ बाप के लड़की से। रणविजय कामिनी को एक जोर का थप्पड़ मारकर बोला, आज अपना दिन बनाकर आए हो कि सबसे मार खाना है? हाँ, तुम मुझे मारकर चुप करा नहीं सकते। मैं आज सबको बताऊंगी कि तुम मुझसे सगाई तो कर रहे हो, पर अपना रातें रंगीन तुम श्री के साथ करते हो। तुम्हें मुझसे भी शादी करनी है और श्री के साथ भी रिश्ता रखना है। तुम शादी मुझसे करोगे और अपना नाजायज़ रिश्ता तुम श्री के साथ रखोगे। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस धंधे वाली लड़की के साथ? कामिनी सबको देखकर बोली, आप सबको पता है इसी घर के 2 लड़कों को फंसा कर रखी है श्री ने। श्री के आंखों से आंसू बहने लगी। कामिनी जल्दी से सिर चढ़कर श्री के पास गई और श्री के हाथ को पकड़ नीचे घसीटते हुए लाए और बोली, पूछिए आप सभी, इस लड़की से क्या रिश्ता है रणविजय के साथ? इस लड़की का क्यों ये लड़की रणविजय के आगे पीछे घूमती है? रणविजय तो लड़का है, पर श्री इसे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, इसीलिए इसी घर के 2 लड़कों के साथ रिश्ता बनाए रखा है। रणविजय गुस्से से कामिनी का बाहों को पकड़
अपनी तरफ करते हुए बोला अपना बकवास बंद करो और अगर श्री के खिलाफ तुमने एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों तुम्हें इतना बुरा लग रहा है अभय? जो श्री का होने वाला पति है उसे इतना दर्द नहीं हो रहा जितना तुम्हें हो रहा। क्या रिश्ता है तुम और श्री के साथ? श्री तो रात में रणविजय के साथ और दिन में अभय के साथ। अगर रणविजय दो लड़कियों के साथ रिश्ता बना सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? पूछिए आप सब खामोश क्यों हो? वसुंधरा देवी सोफे पर बैठ गई। मोनालिसा दादी को पास जाकर दादी को संभालने लगी। आशा श्री और रणविजय को देखने लगी। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? आज नहीं तो कल रणविजय मुझे इस धंधे वाली लड़की के कारण छोड़ ही देता, तब मैं क्या करती बोलिए। इसीलिए मैंने विशाल के ऑप्शन को भी अपने पास रखा था। अचानक मोनालिसा चिल्लाई। श्री बेहोश होकर जमीन में गिरने वाली थी। मोनालिसा जोर से बोली रणविजय भैया। रणविजय जल्दी से श्री के पास गया और श्री को अपने बाहों में थाम लिया। श्री क्या हुआ? रणविजय श्री के गाल को धीरे धीरे थप नहीं लगा पर श्री तब तक बेहोश हो चुकी थी। रणविजय श्री को अपने गोद में उठा लिया और श्री के कमरे में ले जाते हुए बोला अरमान डॉक्टर को फ़ोन करो। अरमान डॉक्टर को फ़ोन किया। रणविजय श्री को कमरे में ले जाता है। तभी कामिनी सबकी तरफ देख बोली अभी भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? सच तो आप लोगों के सामने है। तभी कामिनी के पापा कामिनी के हाथ को पकड़कर चुप रह को बोला कामिनी चुप हो जाओ, और निर्भय के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला निर्भय इन बच्चों के कारण हमारे दोस्ती भी खराब हो गया। पता नहीं गलती किसकी है पर इन सब में एक बात है कि हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। अगर रणविजय फिर से सगाई करना चाहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा बोली नहीं भाई साहब, मैं नहीं चाहती कि कामिनी की सगाई और शादी रणविजय से हो। इस रिश्ते के लिए हमें और एक बार सोचना होगा। तभी अभय बोला मेरा सगाई? श्रीकांत बोला अभय भैया घर पर इतनी बड़ी बात हो रही है और आपको अपनी सगाई की पड़ी है। पहले श्री को होश में आने दीजिए। श्री से भी तो पूछना है कि श्री किसे पसंद करती है। अभय चुप हो जाता है। तभी कामिनी के पापा निर्भय के गले लगकर बोला अभी हमें जाने का इजाज़त दीजिए, आप अपने घर का मैटर को संभाल लीजिए और मैं अपने घर का। निर्भय बोला ठीक है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। कामिनी के पापा कामिनी की माँ को इशारा करते हुए बोला कामिनी को घर लेकर चलो। वसुंधरा देवी सोफे पर बैठकर सब कुछ देखने लगे और मन ही मन सोचने लगी मुझे पहले ही सबको सब कुछ बता देना चाहिए था। कम से कम इस तरह घर का इज्जत तो नहीं उछलता। वसुंधरा देवी को सोच में डुबा देख आशा वसुंधरा देवी के सामने आकर बोली माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वसुंधरा देवी बोली मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। आशा वसुंधरा देवी को उनके कमरे तक ले जाती है। एपिसोड 63। श्री बेहोश थी। रणविजय परेशान होकर कमरे में घूम रहा था और डॉक्टर का इंतजार करने लगा। तभी अभिनय कमरे में आया। श्री को देख बोला अब इस लड़की को क्या हुआ? महीने में कितनी बार ऐसे डॉक्टर की जरूरत पड़ता है? बोलकर अभिनव श्री के कमरे के अंदर चला गया। रणविजय बोला अचानक बेहोश हो गई है। अभिनव श्री को चेक करते हुए बोला कुछ नहीं हुआ, बस बीपी लो हो गया है, शायद कुछ खाए नहीं है। आशा बेड पर बैठकर श्री के चेहरे को देखते हुए बोली कल रात श्री ने कुछ नहीं खाया था और सुबह भी बिना खाए पिए ही आश्रम चली गई। पता नहीं आश्रम में कुछ खाया था या नहीं, हमें नहीं पता। आशा अभिनव को बताने लगे। अभिनव एक इंजेक्शन निकालकर श्री को लगाते हुए बोला आप सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए, देखकर ही तो बहुत कमजोर लगती है। तभी रणविजय बोला नहीं खाई है, मुझे पता है। रणविजय आशा के बात को काटते हुए बोला अभिनव दोनों की बात को सुना और बोला ये दवा श्री के होश में आते ही दे देना इसे, श्री जल्दी ठीक हो जाएगी और पहले कुछ खाना खिला देना। अभिनव दवा देते हुए बोला। अभिनव चेयर से उठा और बोला मैं चलता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। आशा अपना हाथ बढ़ाकर दवा ले लेती है और बोली अभिनव श्री ठीक तो हो जाएगी ना? अभिनव बोला हाँ, ध्यान दीजिएगा, श्री को किसी बात की टेंशन ना हो, श्री का बीपी बहुत लो है। आशा अपना सिर हाँ में हिलाती है। इतना बोलकर अभिनव उठा और बाहर जाने लगा। अभिनव के पीछे पीछे अरमान थी। अभिनव का बैग पकड़ कर आने लगा। अभिनव सिंह मैशन के बाहर आकर बोल सिंह मैशन में कोई प्रोग्राम था, इतना भीड़ क्यों है? अरमान बोला हाँ, रणविजय और अभय का सगाया था। अभिनव अरमान के हाथ से अपना बैग लेते हुए बोला अभय को कौन लड़की दे रहा है? अभय जैसा लड़कों को तो एक लड़की से काम नहीं बनेगा, उसे तो हर रोज अलग अलग लड़कियां चाहिए। वैसे कौन सा बदनसीब लड़की है जो अभय से सगाई करने के लिए तैयार है? अरमान बोला श्री। अभिनव अपनी आंखें बड़े कर बोला श्री तो रणविजय की बंदी है। अरमान गाड़ी का गेट खोला और बोला पहले नहीं था पर अभी है। क्या मतलब? अभिनव बोला। अरमान बोला कुछ नहीं, जरूरत पड़ा तो तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? बोलकर अभिनव के अंदर बैठा और सिंह मैंशन से निकल गया। अभिनव और अरमान के बातों को वीर प्रताप और उनकी वाइफ सुन लेती है। वीर प्रताप की वाइफ बहुत ही मुश्किल से बोली मुझे श्री से मिलना है, मुझे श्री के कमरे में ले चलिए। तभी रणविजय कमरे
से बाहर आ रहा था वीर प्रताप को देख रणविजय बोला, अंकल आप कब आए? वीर प्रताप रणविजय के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैंने सब कुछ सुना जो अभी अभी यहाँ पर हो रहा था। रणविजय वीर प्रताप के चेहरे को देखने लगा, तभी आरती वीर प्रताप के हाथ को पकड़ कुछ इशारा किया। रणविजय आरती को इशारा करते हुए देख लिया। रणविजय बोला, अंकल अगर आंटी श्री से मिलना चाहती है तो श्री कमरे में है पर अभी बेहोश है। तभी कुणाल भी वीर के पास आया। कुणाल वीर को देख बोला, वीर सॉरी, मैं तो तुम्हें यहाँ अपने बच्चों का सगाई के लिए बुलाया था, पर तुमने तो सब कुछ देख ही लिया कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी आरती फिर से वीर के हाथ को पकड़ती है। कुणाल आरती को देख बोला, वीर आरती भाभी अब कैसी है? बोलकर दोनों आरती को देखने लगा। कुणाल आरती को देख बोला, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। आरती परेशान होकर श्री के कमरे की तरफ देखने लगी। रणविजय बोली, अंकल आप दोनों बात कीजिए, मैं आंटी को श्री के कमरे में ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुम आरती को श्री के पास ले जाओ, वीर प्रताप बोलने लगा। तभी रणविजय आरती को चेयर को अपने हाथों से धक्का मारते हुए श्री के कमरे की तरफ ले जाने लगा। कुणाल आरती को देखकर बुलाने लगा, आरती भाभी के तबीयत में पहले से बहुत सुधार हुआ है। हाँ कुणाल, बस श्री के कारण ही यह संभव है। कुणाल हैरान होकर बोला, श्री के कारण कैसे? बोलकर वीर प्रताप को सोफे पर बैठने का इशारा किया। वीर सोफे पर बैठकर बोला, 1 महीने पहले मैं और आरती जब इंडिया आए थे तब आरती और श्री का मुलाकात हुआ। तभी से आरती श्री को मिलने के लिए परेशान रहती थी और जब जब श्री आरती से मिलने आती थी आरती के तबीयत में बहुत सुधार होने लगा। 1 महीने पहले जब मैं कनाड गया तो आरती रोज ही मुझसे श्री से मिलने की बात कर रही थी। डॉक्टर का कहना है कि आरती को श्री से मिलना चाहिए। कनाडा के डॉक्टर ने सलाह दिया है कि श्री और आरती अगर एक जगह रहे तो शायद आरती की तबीयत में तेजी से सुधार होगा। कुणाल बोला, श्री बहुत ही प्यारी बच्ची है, कुछ दिनों में श्री सबका मन में घर कर लिया है। वीर कुछ सोचकर बोला, कुणाल तुम तो मेरे दोस्त हो, क्या मैं दोस्ती के नाते तुमसे कुछ बोलूं? कुणाल वीर के हाथ में अपना हाथ देते हुए बोला, हाँ बोली, तुम कब से इतना फॉर्मल हो गए हो? वीर सोफे से उठा और श्री के कमरे की तरफ देख बोला, अभय मेरा बेटा की तरह है, मैं अभय को बचपन से देख रहा हूं पर कश्वी अभय के लिए सही है। कुणाल भी सोफे से उठा और वीर के पास जाते हुए बोला, क्या बात है वीर, कुछ बोलना चाहते हो? वीर प्रताप परेशान हो जाता है क्योंकि वीर कुणाल से कुछ बोलना तो चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। कुणाल फिर से बोला, वीर क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हो? वीर बहुत सोचने के बाद बोला, कुणाल मुझे लगता है श्री अभय के लिए सही नहीं हो। कुणाल भी वीर के बातों को सुन परेशान हो गया और बोल, पर भैया भाभी ने श्री को अभय के लिए पसंद किया है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वीर बोला। और रणविजय कुणाल सोच में पड़ गया। इधर रणविजय आरती को लेकर श्री के कमरे में गया। श्री अभी श्री बेड पर सो रही थी। आशा वसुंधरा टना मानवी ममता सभी श्री के कमरे में बैठी थी। रणविजय सबको देख बोला, आप सभी श्री को आराम करने दीजिए, श्री के होश में आते ही आप लोग श्री से मिल लेना। ममता बोली, देखो रणविजय मुझे श्री से कुछ सवाल पूछना है, मैं अपने सवालों का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जा। बोलकर ममता खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आशा ममता को रोकते हुए बोली, चलिए दीदी हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं, श्री का तबीयत ठीक नहीं है, आप तो देख रही है बेचारी बेहोश है। आशा के इतना बोलते ही ममता एक बार श्री की तरफ देखी, फिर भन भना कर कमरे से बाहर निकल जाती है। ममता के कमरे से निकलते ही सभी एक एक करके श्री के कमरे से बाहर निकलकर हॉल में चले आते हैं। ममता हॉल में आकर गुस्सा करते हुए बोली, निर्भय को बुलाती है। निर्भय जो अभी लोन में आए मेहमानों को समझा बुझाकर घर भेज रहे थे। श्रीकांता और मयंक भी अभी लोन में था। ममता गुस्सा से हॉल में आए और बोली, जब मैंने श्री से पूछा था कि क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, श्री ने अपना जवाब हाँ मैं दिया था, तो अभी रणविजय और श्री का रिश्ता कहाँ से आया? वसुंधरा देवी ममता को चुप कराते हुए बोली, ममता बाहर मेहमान भरे हुए हैं, सबके जाने के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। नहीं, मेरा बेटा का सगाई तो आज ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तभी आशा धीरे से मानवी को बोली, मानवी बेटा बाहर जाकर अपने बड़े पापा को बुलाकर लाओ। मानवी दौड़कर लोन में चली जाती है और निर्णय को ढूंढने लगी। ममता अपने गुस्से भन बनाते हुए पूरे हॉल में घूम रही थी। सभी ममता को समझा रहे थे। कुछ देर में निर्भय हॉल में आया। ममता को गुस्सा करते देख निर्भय बोला, ममता ये क्या हो रहा है? ममता बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। बोलकर ममता निर्भय के पास जाने लगी और बोली, मैं अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ सकती, मेरे बेटे के मन में अपने सगाई को लेकर कितने सपने हैं। बोलकर ममता गुस्सा करने लगे। निर्भय ममता को सोफे पर बैठाकर बोला, ममता वक्त और नजाकत को समझो, एक बेटा का सगाई टूटा है, हमले एक दूसरे बेटे का सगाई रणविजय के साथ ने कैसे कर सकते? हाँ, ममता सोफे से उठ खड़ा हुई और बोली, रणविजय को तो कामिनी से प्यार नहीं था और ना ही रणविजय कामिनी से शादी करना चाहता था, तो फिर किस चीज
का दुख है। रणविजय को निर्भय बोला, अगर रणविजय कामिनी को पसंद नहीं करता, हाँ ये सच है, तो रणविजय श्री को पसंद करता है, ये भी सच है, हम तो रणविजय का सगाई श्री से कर देना चाहिए। बोलो क्या बोल रही हो ने सर, रणविजय का सगाई श्री से कर दे। निर्भय के बात पर सभी हैरान होकर निर्भय को देखने लगा। तभी अभय अपना कुछ दोस्तों को समझाकर घर भेज हॉल में आया। अभय को देख ममता बोली, आप ये क्या बोल रहे हो अपना पापा को के मुंह से? ये सुनकर अभय बोला, पापा आप क्या बोल रहे हो, श्री मेरी है, मैं श्री को चाहता हूं। सेटअप अभय अपने बड़ों से कोई ऐसा बात करता है? वसुंधरा देवी बोली। अभय ममता की तरफ देखा और बोला, माँ ये क्या हो रहा है? आपने तो बोला था श्री मेरी है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अभय ममता के पास जाते हुए बोलने लगा, क्या बकवास है अभय भैया, श्री कोई खिलौना नहीं है जो उभरोगे, और हम सभी श्री के साथ आपको खेलने दे देंगे। श्रीकांत गुस्से से बोलने लगा। श्रीकांत अभय तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम इस तरह से अभी से बात नहीं कर सकते, माफी मांगो अपने बड़े भाई से। ममता बोली। कुणाल चुपचाप सब देख रहा था, वीर प्रताप भी सामने खड़ा था। इधर आरती श्री को बेहोश देख परेशान होकर रणविजय को देखने लगा। रणविजय आरती का परेशानी देख बोला, आंटी श्री को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बीपी लो है, कुछ देर में होश में आ जाएगी। आरती श्री के पास जाना चाह रही थी। रणविजय आरती का हेल्प किया और आरती श्री के बेड पर जाकर बैठ जाती है। आरती श्री के चेहरे पर हाथ फेरती है। रणविजय आरती को देखने लगा। आरती भी बहुत प्यार से श्री के चेहरे को देख रही थी। अचानक आरती का नजर श्री के चेहरे से होकर श्री के गले पर पड़ा। आरती श्री के गले पर पेंडेंट को देख अपने हाथों में लिया और देखने लगी। रणविजय भी हैरान होकर आरती को देखने लगा। तभी आरती के आंखों से आंसू बहने लगा। आरती जल्दी से श्री को अपने और करीब लाकर देखने लगी। आरती श्री को उठाना चाहती थी। रणविजय बोला, आंटी श्री बेहोश है, उठ नहीं सकते। तभी आरती ने श्री को उल्टा करते हुए श्री का पीठ देखने लगी। रणविजय हैरान होकर श्री आरती को देखने लगाता है। रणविजय आरती का ये हरकत देखकर मन ही मन सोचने लगा, आरती आंटी यह क्या देखने की कोशिश कर रही है? आरती श्री का ब्लाउज का डोर खोलकर श्री के पिट को देखने लगी। रणविजय का हरनी का ठिकाना नहीं था। आरती जैसे ही श्री का ब्लाउज खोलती है, रणविजय अपना नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है और बोला, आंटी आप क्या देख रही हो? आरती बहुत जोर से चिल्लाई, भाग्यश्री भाग्यश्री बोलकर श्री को अपने गले से लगाकर रोने लगी। रणविजय जल्दी से आरती को संभालकर बोला, आंटी क्या हुआ, आप ठीक तो है? मेरी बेटी भाग्यश्री बोलकर आरती रोने लगी। तभी रणविजय का श्री के पीठ पर पड़ा। श्री के पीठ पर एक बड़ा सा काला निशान था। रणविजय जल्दी से श्री के खुला पेट को ढाक देता है। आरती रोते रोते बोली, मेरी बेटी भाग्यश्री। तभी आरती का चीख भरा रोना सुनकर श्री के कमरे में वीर प्रताप और सभी घर वाले दौड़े दौड़े चले आते हैं और पूछने लगा, क्या हुआ आरती, तुम रो क्यों रही हो? एपिसोड 64। आरती रोने लगी। आरती की आवाज सुनकर सभी श्री के कमरे में आ जाते हैं। वीर आरती को इस तरह बिलक बिलक कर रोता देख घबरा जाता है और जल्दी से आरती के पास आ गया और बोला, आरती क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आरती श्री की तरफ अपना हाथ करके दिखाती है। वीर प्रताप श्री को देखकर बोले, आरती श्री को कुछ नहीं हुआ, श्री बिल्कुल ठीक है। आरती रोते हुए वीर प्रताप के गले लग गई और अपना एक उंगली उठाकर श्री के गले का पैंडल की तरफ इशारा किया और वीर को दिखाने लगी। आरती इतना रो रही थी कि आरती ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वीर प्रताप आरती को संभालते हुए श्री के गले की तरफ देखा। वीर प्रताप की आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वीर प्रताप हैरानी से श्री के गले का पैंडल देखने लगा। वीर बेड के पास जमीन में घुटनों के बल बैठ गया और श्री का पैंडल अपने हाथों में लेकर देखते हुए बोला, आरती क्या ये सच है? ये श्री सच में हमारी बेटी है? आरती जो ठीक से बोल नहीं पा रही थी अभी साफ साफ बोलने लगी, हाँ भाग्यश्री के पापा, ये हमारी बेटी भाग्यश्री है। देखिए भगवान ने मेरा सुन लिया, मेरा बेटी आज मुझे मिल ही गया। वीर खुश होते हुए आरती को अपने गले से लगाकर रोने लगा और बोला, रणविजय देखो, जिसके लिए मैं हर साल इंडिया आता था, मैंने इतनी पूजा किया, कितना मन्नत मांगा, आज मेरी बेटी मेरे पास आ गई। आशा आरती को पास आए और बोली, आरती भाभी क्या सच में श्री आपकी बेटी है? आरती रोते हुए अपना सर हमें हिलाया और बोली, आशा देखो भगवान ने आपका सुन लिया, अगर श्री आपकी बेटी है तो मैं बहुत खुश हूं। आशा आरती को संभालते हुए बोली। तभी कुणाल वीर के पास आकर बोला, वीर तुम्हें तुम्हारी बेटी अपने पास खींच कर लाई है। ममता ये सब देखकर परेशान हो गई और बोली, यह क्या मजाक चल रहा है? श्री हमारी होने वाली बहू है, अभय की मंगेतर है और आज अचानक श्री का माँ पापा प्रकट हो गया। कल तक तो श्री एक अनाथ लड़की थी, आज श्री का माँ पापा आ गया। तभी निर्भय ममता कुछ देर तुम चुप रहोगी? ममता बोली, हाँ मैं चुप हूं। ममता चुप हो गई और मन ही मन कहने लगी, कहीं ये सब रणविजय का कोई चाल तो नहीं? आरती फिर से रोते हुए बोली, मेरा पेंडेंट जो माँ ने मुझे शादी में दिया था और मैंने श्री के जन्म के बाद श्री के गले में पहनाया था, आप देख रहे हो यह वही
पेंडिंग है। ममता अपने आप को रोक नहीं पाए, तभी ममता आरती के पास आकर गुस्से से बोली, सिर्फ एक पैनल से आप श्री को अपना बेटी कैसे बोल सकते हो? इस तरह का पेंडेंट तो किसी के पास भी हो सकता है, हर ज्वेलरी के पास होता है। हम लोग कैसे मान ले कि यह आपकी बेटी है? वीर प्रताप बोला। नहीं ममता भाभी, यह हमारी खानदानी पेंडेंट है जो हमने भाग्यश्री के गले में डाल रखा था। ममता बोली, सिर्फ एक पेंडेंट को देखकर आप इस अनाथ लड़की को अपना बेटी बोल रहे हो? आरती गुस्सा करते हुए बोली, ममता जी मेरी बच्ची अनाथ नहीं है। ममता बोली, वीर प्रताप जी आप लोग पागल हो गए हो क्या? हम लोगों को पता है कि आप लोगों का बच्चा 14 साल पहले ही गुम हो गया था, पर आपका बच्ची श्री है। यह आप कैसे प्रूफ करोगे आपके पास इस पेंटिंग को छोड़कर? और क्या सबूत है कि श्री आपकी बेटी है? निर्भय गुस्सा होकर बोला। ममता चुप हो जाओ, यहाँ कोई सीआईडी नहीं चल रहा है जो तुम बात बात पर फ्रूट खोज रही हो, सबूत खोज रही हो। कुछ बात तो है जिसका कारण वीर प्रताप और आरती श्री को अपना बच्ची बता रही है। तभी रणविजय श्री की तरफ देखा और कुणाल को कुछ इशारा किया। कुणाल बोला, ठीक है, क्या सच है पता चल जाएगा, पर अभी हमें श्री के कमरे से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि श्री बेहोश है। श्री के होश में आते साथ ही अगर श्री ने ये सब सुना तो शायद श्री के लिए अच्छा ना हो। आरती श्री के बेड पर बैठ गई और बोली, मैं अपनी बच्ची को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी ममता बोली, नहीं मैं तो इसी कमरे में रहूंगी, मुझे भी श्री से कुछ बात करना है। तभी निर्भय ममता के हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, तुम्हें हर बार सीन क्रिएट करने में बहुत मजा आता है, मेरे साथ बाहर चलो। बोलकर निर्भय ममता के हाथ पकड़कर हॉल में ले जाता है। ममता के जाते ही आरती और रणविजय को छोड़कर बाकी सभी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुणाल रणविजय को देखकर बोला, रणविजय क्या तुम कमरे से बाहर आ रहे हो? रणविजय बोला, चाचा जी बस 2 मिनट में अभी बाहर आता हूं। कुणाल श्री को देखा और श्री के कमरे से बाहर चला गया। ममता कमरे से निकलते हुए रणविजय और आरती को देख मन ही मन बोली, कहीं ये रणविजय का कोई प्लान तो नहीं है? मैं भी ममता सिंह रानावत हूं, सच्चाई पता लगाकर ही रहूंगी। अगर रणविजय मेरे बच्चे के खुशी के आगे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर ममता भी कमरे से निकलकर हॉल में आ गया और सोचने लग। रणविजय ने देखा आरती अभी भी रो रही थी। आरती का हालत खराब हो रहा था, आरती बहुत ज्यादा रो रही थी। रणविजय सामने टेबल पर रखा एक जग उठाया और ग्लास में पानी डालकर आरती को देते हुए बोला, आंटी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपका तबीयत खराब हो जगाया। आरती श्री को देखकर रो रही थी। रणविजय को देख आरती बोली, है रणविजय, श्री मेरी बेटी है। उस रात के बाद से मैं कभी सो नहीं पाई, हर रोज श्री मेरे सपने में आती थी, मेरी बच्ची सपने में डरी हुई दिखती थी। मैं हर रोज अपनी बच्ची के लिए मरती थी। मेरी बच्ची, मेरी 5 साल की बच्ची मुझसे बिछड़ गई थी, कितनी डरी होगी। देखो रणविजय, आज भी मेरी बच्ची के चेहरे में वही डर मुझे नजर आ रहा है। रणविजय अपने घुटने के बल आरती के पास बैठा और बोला, आंटी पानी पी लीजिए। आरती पानी का गिलास देख बोली, रणविजय तुम्हें भी लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? रणविजय कुछ नहीं बोला। रणविजय चुप था। नहीं रणविजय, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यह मेरी भाग्यश्री है जिसे मैंने बहुत ढूंढ पर भाग्यश्री मुझे कहीं नहीं मिली। बोलकर आरती फिर से रोने लगी। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम श्री के पीठ पर वह निशान देख सकते हो जो बचपन में श्री के पीठ पर बंद था। बोलकर आरती फिर से श्री के पीठ रणविजय को दिखाने लगा। रणविजय श्री के पेट को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और रणविजय आरती को पानी पिलाते हुए बोला, आंटी मुझे पता है श्री ही भाग्यश्री है और श्री आपकी ही बेटी है। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था आपका और श्री का कोई रिश्ता है, क्योंकि जब जब आप श्री के पास आती थी आप में एक अलग तरह का चमक देखा था। आरती पानी पीने के बाद बोले, विजय मैं सच बोल रही हूँ, श्री मेरी ही बेटी है। रणविजय, ये श्री नहीं भाग्यश्री है। आरती रणविजय के बात को काटते हुए बोली। रविजय बोला, आंटी भाग्यश्री आपकी ही बेटी है और आपको किसी को कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इधर हॉल में ममता बोली, वीर प्रताप जी मुझे तो सबूत चाहिए कि श्री आपकी बेटी है, वरना मैं नहीं मानूंगी कि श्री आपकी बेटी है। वीर गुस्सा से बोला, भाभी जी मुझे आपको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। श्री मेरी बेटी थी, मेरी बेटी है और मेरी ही बेटी रहेगी। वीर प्रताप का गुस्सा देख निर्भय बोला, ममता तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? श्री अगर वीर की बेटी है तो बहुत अच्छी बात है। तभी ममता मन ही मन बोली, मैंने अभी अभी कुणाल और वीर को आपस में बात करते सुना। अगर सच में श्री वीर और आरती की बेटी है तो ये लोग श्री का शादी कभी भी अभय से नहीं करेंगे, क्योंकि वीर मेरे बेटे को पसंद नहीं करता। निर्भय बोला, ममता क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? ममता बात को संभालने के लिए नाटक करते हुए बोली, श्री इतने दिनों से हमारे घर पर है, हमारी भी जिम्मेदारी है श्री के प्रति। कोई भी आकर श्री को अपने बेटी बोलकर अपने साथ ले जाए तो क्या हम जाने देंगे? ममता झूठ मूठ का फिक्र दिखाते हुए सबको बोलने लगी। ममता निर्भय के पास जाकर बोली, निर्भय मैं श्री से
बहुत प्यार करती हूँ ममता नाटक करते हुए बोली। अभय और श्री का शादी होने वाला है। वीर गुस्सा से बोला। शादी? वाह, भी मेरी 19 साल की मासूम लड़की के साथ आपके बेटे की? आप ये सोच भी कैसे लिया कि जब मुझे पता चल गया कि श्री मेरी बेटी है तो मैं श्री का शादी अभय से करूंगा? ममता को वीर के ऐसे कहने पर बहुत गुस्सा आया। ममता गुस्से से ताली मारते हुए बोली, तो असली बात आपके जुबान तक आ ही गई। यह सच है कि आप श्री का शादी अभय से रोकने आए? हाँ, वह भी कनाडा से। तो ये भी बता दीजिए आप किसके कहने पर यह सब कर रहे हैं? वसुंधरा देवी गुस्सा से बोली। चुप हो जाओ तुम दोनों। बात यह नहीं है कि श्री की शादी अभय से होगी या नहीं, बात यह है कि श्री अनाथ नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री अनाथ नहीं है। श्री की फैमिली है, माता पिता है, वह भी वीर और आरती की तरह। माँ, आप ठीक बोल रही हो। आशा वसुंधरा देवी के पास आते हुए बोली, तो आप लोगों ने वीर के बातों को सच मान लिया? ममता अपना दांत भेजते हुए बोली। वीर कुछ बोलने ही वाला था कि अब अभय बोला, श्री किसी की भी बेटी हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे श्री से शादी करनी है बस। अभय वीर प्रताप की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखकर बोलने लगा, पहले श्री के काबिल तो बन जाओ, फिर मेरी बेटी से शादी की बात करना। वीर प्रताप गुस्से से अभय को घूर कर बोला, तो क्या आप रणविजय को अपना दामाद बनाना चाहते हो? ने ममता अपना दांत पीसते हुए बोला। यह बात सुनकर वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं और ममता को देखने लगे। वहां खड़े सभी ममता के सवाल पर वीर ममता को क्या जवाब देने वाला था उसे बारे में सोचने लगा। वीर ममता के इस सवाल को सुन चुप हो गया। बोलिए वीर प्रताप सिंह जी, कहीं ये सब आप रणविजय के कहने पर तो नहीं किया? क्योंकि आप तो साल में एक बार ही इंडिया आते हैं, इस बार तो आप 2 महीने में 2 बार आ गए हैं, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? वीर गुस्सा से अपना आंखें बंद कर बोला, आपको जो भी मतलब निकालना है आप निकाल सकती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, आप गलत बोल रहे हो वीर प्रताप जी, क्योंकि इस हाल में जितने भी आदमी खड़े हैं सबको फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको जवाब तो देना ही होगा। ममता चिल्ला कर बोलने लगी। ममता को इस तरह चिल्लाता देख वसुंधरा देवी फिर से सोफे पर बैठ गई और अपना हाथ सिर पर रख लिया। तभी ममता फिर से बोली, चुप क्यों हो वीर प्रताप? मेरे सवालों का जवाब दो या मेरे सवाल का जवाब देने के लिए रणविजय से पूछना पड़ेगा। बोलिए वीर प्रताप जी, आपने श्री के लिए रणविजय को तो नहीं पसंद किया? वीर चिल्लाकर बोला, नहीं, मैं अपनी बेटी श्री का शादी रणविजय से नहीं करूंगा, क्योंकि रणविजय भी मेरी बेटी के काबिल नहीं है। रणविजय भी मेरे बेटी श्री के काबिल नहीं है। एपिसोड 65। ममता के बार बार पूछने पर वीर प्रताप सिंह गुस्से से चिकते हुए बोला, नहीं है, रणविजय भी मेरे बेटी के काबिल। मैं श्री का शादी रणविजय से भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रणविजय को भी अपनी बेटी के काबिल नहीं समझता, क्योंकि श्री वीर प्रताप सिंह की बेटी है। वीर के इस तरह कहने पर सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वीर प्रताप फिर से बोला, आप सभी जानते हैं श्री मेरी प्रॉपर्टी की इकलौता बारिश है। कुणाल, तुम तो जानते हो कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है कि मैं सिंह ब्रदर्स जैसी 10 कंपनियां खरीद सकता हूं। वीर प्रताप कुणाल की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगा, रणविजय और अभय जैसे लड़कों का लाइन लग जाएगा अगर मैं अपनी बेटी का शादी करना चाहूं तो। सभी हैरान होकर वीर को देखने लगा। वीर बोला, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं कल सुबह होते ही श्री को यहां से ले जा रहा हूं। तभी कुणाल वीर के कंधे पर हाथ रख बोला, रिलैक्स वीर, हम सभी को पता है श्री सिर्फ तुम्हारी बेटी है और तुम चाहो तो श्री को आज ही ले जा सकते हो। हम में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा और ना ही श्री को ले जाने से रोक। वीर अपने कंधे से कुणाल के हाथ को हटाते हुए ममता को देख बोला, कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, मेरी बेटी है, वह किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई वीर प्रताप सिंह आपको अपनी बेटी यहां से ले जाने से रोक। से वीर का गुस्सा देख कुणाल चुप हो जाता है। तभी निर्भय भी बोला, हाँ वीर, तुम ठीक बोल रहे हो, पर श्री का तबीयत ठीक नहीं है, श्री का पहले ठीक हो जाने दो, फिर तुम श्री को यहां से चाहे ले जाना सकते हो। वीर प्रताप कुणाल के पास आया और कुणाल से माफी मांगते हुए बोला, देखो कुणाल, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता हूं, पर श्री का इलाज मैं कनाडा में ले जाकर कर सकता हूं, और थैंक यू सो मच, जो आप सभी के कारण आज मुझे मेरी बेटी मिल गई। आप सभी ने इतने दिन मेरी बेटी को अपने घर रखा, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। वीर प्रताप वसुंधरा देवी को हाथ जोड़कर बोलने लगा, माँ जी, आप मुझे यहां से जाने का परमिशन दे दीजिए, मैं श्री को अपने साथ ले जा रहा हूं। तभी ममता फिर से कुछ बोलने को उठी तो वीर प्रताप बोला, ममता भाभी, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई शंका है तो मैं अपना DNA टेस्ट कर सकता हूं, ये साबित करने के लिए कि श्री मेरी ही बेटी है। निर्भय ममता को घूरते हुए बोला, नहीं वीर प्रताप, इसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है श्री तुम्हारी ही बेटी है। ये सारी बातें रणविजय ऊपर खड़ा चुपचाप सुन रहा था। रणविजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रणविजय अब क्या करे। रणविजय परेशान होकर अपने कमरे में चला गया। रणविजय अपना हाथ जोर से दीवार पर मारकर बोला, मुझे तो
खुश होना चाहिए था कि श्री के माता पिता मिल गए हो। श्री अनाथ नहीं है और वह भी वीर प्रताप अंकल की बेटी है, पर मैं खुश क्यों नहीं हूं। तभी रणविजय अपने आंखों से गिरता पानी को छूकर देखा और बोला, मुझे रोना क्यों आ रहा है, मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रहा है, कहीं ये सब श्री का दूर जाने के कारण तो नहीं हो रहा। रणविजय अपने आप से सवाल करता है, अगर श्री कनारा चली जाती है तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या मैं श्री के बिना रह पाऊंगा। अपने आप से सवाल करने लगा, नहीं, श्री के किनारा जाने से पहले मुझे श्री से बात करनी होगी, मुझे अभी श्री से बात करना है, बोलकर रणविजय श्री के कमरे की तरफ जाने लगा। इधर श्री के कमरे में आरती ने देखा श्री होश में आ रही है। आरती श्री के सिर को प्यार से सहला रही थी। श्री अपना आंखें धीरे धीरे खोली तो सामने आरती को देखिए हैरान हो जाती है। श्री आरती को के गोद में सिर रख सोई थी। आरती श्री को होश में देख फिर से श्री को गले लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची भाग्यश्री। तभी आशा भी श्री के कमरे में श्री को देखने आती है। श्री को होश में देख आशा लेली को श्री के कमरे में डिनर लाने के लिए बोलो। आशा श्री के पास चलकर आए और बोली, श्री बेटा अभी कैसा लग रहा है तुम्हें। श्री आशा को देख उठने को हुई तो आरती और आशा ने एक तकिया श्री के पीठ पर लगा दिया। श्री बैठकर बोली, आशा आंटी मुझे ठीक लग रहा है। तभी आशा बोली, श्री तुमने कल से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो, फिर दवा लेकर आराम करना, बोलकर आशा लिली के हाथ से खाने का प्लेट ले लेती है। लिली जो अभी खाने का प्लेट लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था, आशा प्लेट लेकर श्री के पास आया। आरती रोते हुए बोली, श्री मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। यह बोलकर आरती धीरे धीरे चलकर आशा के पास गई और आशा के हाथों से खाने का प्लेट लेकर फिर से श्री के पास आ जाती है। आरती को बिना व्हीलचेयर का चलता देख श्री बोली, आरती आंटी आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हो, आप तो अपने पैरों से चल रही हो। आरती फिर से बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची तुम मिल गई हो, अभी मैं दौड़ भी पाऊंगी, बोलकर श्री को देखकर श्री के फोरहेड पर एक किस कर देती है और बहुत प्यार से अपना हाथ श्री के गाल पर फेरने लगी। यह सब देखकर आशा की आंखें नम हो गई। आशा और आरती को रोता देख श्री बोल, देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी आप दोनों रो रही हो। आरती ने अपना आंसू पूछा तो आशा भी श्री के बेड के दूसरी साइड बैठकर बोली, ये तो खुशी की आंसू है। तभी श्री दुखी हो जाती है और अपने नजरें झुकाकर बोली, आशा आंटी मेरे और रणविजय के बीच कुछ नहीं है, कामिनी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके घर का मान सम्मान खराब हो। पर एक बात सच है कि मैं अभय से सगाई नहीं करूंगी, मुझे अभय से डर लगता है इतना, बोलकर श्री के आंखों से आंसू बहने लगे। आरती श्री के आंसू पहुंचकर बोली, जब तक तुम्हारी मां जिंदा है तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम्हारा शादी कोई नहीं कर सकता, बोलकर श्री को के आंसू पहुंचने लगी। मां शब्द सुनकर श्री आरती के हाथ को पकड़ लेती है और बोली, मां मेरी मां। श्री रोते हुए बोली, आरती आंटी बोलिए ना, मेरी मां कहाँ है, कौन है मेरी मां, आपने अभी अभी बोला मेरी मां, क्या आप जानती हो मेरी मां को। आशा श्री के और पास आए और श्री के सिर पर हाथ फेर कर बोली, श्री बेटा तुम अनाथ नहीं हो, तुम वीर प्रताप भाई साहब और आरती की बेटी हो। ये बात सुनकर श्री हैरान हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरती को देखने लगी। आरती के आंखों में आंसू झरझर झरने लगे। श्री को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर श्री खुश हो या दुखी। आरती को अपने गले लगाकर रोए या शिकायत करें। आरती अपना हाथ आगे करके श्री के गाल को छूकर बोली, बेटा तुम मेरी ही बेटी हो। श्री आरती के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर बोली, आरती आंटी आप मुझ पर तरस खाकर यह सब तो नहीं बोल रहे हो, अभी अभी सभी ने मुझे अनाथ कहा कहीं, इसीलिए तो आप ये सब नहीं बोल रही हो। आरती खाने का प्लेट साइड में रखी और अपने दोनों हाथों से श्री का चेहरा पकड़ श्री के आंसू पूछते हुए बोला, नहीं बेटा मैं तुम्हारी आरती आंटी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। श्री अपने आंखों में आंसू लिए बोली, मां। आरती श्री को अपने गले से लगाकर बोली, मेरी बच्ची। श्री आरती के गले लगकर बोली, मां, और श्री बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी आरती बोली, मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मैं तुम्हारे लिए कितनी तरसी हूं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा होने के बाद भी तुम्हारे पापा एक भिखारी की तरह हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में तुम्हारे लिए माथा टेका है। तुम्हारा पता लगाने के लिए हमने कितने जगह इश्तेहार, न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह पर तुम्हें दुआ, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली, पर आज भगवान ने हमारी सुन ली और तुम्हें हमारे पास भेज दिया। आरती श्री के गले का पैंडल पकड़कर बोला, मुझे पता था देवी माँ मेरी गोद एक ना एक दिन जरूर भर देंगे, देखो देवी माँ ने मेरी झोली में तुम्हें डाल दिया। श्री फिर से रोते हुए आरती के गले लग गई और आशा की तरफ देखकर बोली, आशा आंटी देखिए मेरी माँ, मुझे मेरी माँ मिल गई। आशा अपने आंसू पूछते हुए बोली, हाँ श्री बेटा तुम आरती की खोई हुई बेटी हो, तुम्हारा पिता वीर प्रताप भाई साहब है। तभी कमरे में वीर और कुड़ा आ जाते हैं। श्री के आंखों में आंसू था पर श्री कुछ बोल नहीं पा रही थी। वीर श्री के पास पर आकर बैठ गया। श्री
अपने आंसू से भीगे आंखों से वीर प्रताप को देखने लगा। वीर प्रताप श्री के बहते आंसू को अपने हाथों से पूछा और बोला, बस बहुत हो गया, आज तक मेरी बेटी बहुत रो लिया। आज के बाद इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आने से पहले इन आंसुओं को वीर प्रताप सिंह से इजाजत लेनी होगी। बहुत हुआ, इन 14 सालों में मेरी बेटी जितनी भी रोई है, मैं उससे भी ज्यादा खुशी अपनी बेटी को दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं श्री, बेटा तुम्हारे कदमों में इस दुनिया का सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। 14 साल में तुमने जितने भी दुख झेले हैं, उनका 10 गुना खुशी में तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास दुख को तो मैं भटकने तक नहीं दूंगा। बोलकर श्री के फोरहेड को किस किया और श्री को अपने गले से लगा लिया। श्री वीर के गले लग फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आप मेरे पापा हो। वीर फिर से श्री के सिर को चूम कर बोला, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा अभागा पापा हूं जो 14 साल अपनी बच्ची से दूर था। आशा और कुणाल खड़े खड़े ये सब देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। आशा के आंखों से भी खुशी के आंसू गिर रहे थे। कुणाल बोला, आरती भाभी, आपकी बेटी भूखी है, प्लीज श्री को कुछ खिला दीजिए और दवा दे दीजिए। हाँ, आरती बोली। वीर श्री को अपनी बाहों से अलग किया और कुछ दूर खिड़की के पास खड़ा हो गया। वीर प्रताप अपना फोन निकाला और किसी को फोन करते हुए बोला, सुबह की पहली फ्लाइट से 3 टिकट कंफर्म करो, मैं अपने फैमिली के साथ कनाडा वापस आ रहा हूं। इस बात पर आशा हैरान हो गई और बोली, वीर प्रताप भाई साहब, आप श्री को कनाडा ले जा रहे हो? वीर ने कुछ नहीं बोला और अपना फोन पॉकेट में रख लिया। इतना सुनते साथ ही श्री का नजर दरवाजे पर पड़ा, जहां रणविजय खड़ा सब कुछ सुन रहा था। पर रणविजय कमरे के अंदर नहीं गया। रणविजय श्री से बात करना चाहता था, पर वीर प्रताप, आरती, कुणाल और आशा को देखकर रणविजय कमरे के बाहर ही खड़ा सब सुन रहा था। कुणाल बोला, वीर, श्री का तबीयत ठीक नहीं हुआ, कुछ दिन बाद तुम श्री को अपने साथ ले जाना, कम से कम श्री को ठीक तो हो जाने दो। वीर कुछ नहीं बोला और श्री के पास बेड पर बैठकर श्री का प्लेट अपने हाथों में उठाकर अपने हाथों से श्री को खिलाने लगा। वीर को कुछ ना बोलता देख आशा बोली, भाई साहब, आप तो जानते हैं श्री बच्चों से बहुत ही घुल मिल गई है। कुछ दिन अगर आशा इतना ही बोली थी कि वीर प्रताप बोला, नहीं भाभी, मैं श्री को और एक दिन भी इस घर पर नहीं रहने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि श्री इस घर में आपके बच्चों का नैनी बनकर रहे। और आज शाम जिस तरह से सभी ने मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाया और आप घर वाले खड़े खड़े सब देख रहे थे, वही चीज़ दोबारा मेरी बेटी के साथ हो, इसका मौका मैं किसी को नहीं देना चाहता। मेरी बेटी कोई राह चलती लड़की नहीं है, भाग्यश्री वीर प्रताप सिंह की इकलौता बारिश है। वीर गुस्सा से बोला, आपने तो शाम को कामिनी की सारी बातें सुना था। बोलकर वीर प्रताप श्री को अपने गले से लगा लिया और बोला, मेरी बेटी का तबीयत ठीक है। श्री कल ही मेरे साथ कनाडा जा रही है, मैं श्री को अपने साथ कल ही ले जा रहा हूं। एपिसोड 66। श्री के कमरे में सबको देखकर रणविजय बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चला आया। रणविजय श्री से मिलने गया था। रणविजय श्री से बात करना चाहता था, पर श्री से मिल नहीं पाया। रणविजय परेशान था। रणविजय को कुछ खाली खाली सा भी लग रहा था, माने कुछ छूट रहा हो। रणविजय मन ही मन बोला, क्या सच में श्री मुझे छोड़कर चली जाएगी? श्री को अपना माँ पापा मिल गया है, मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मैं क्यों उदास हो रहा हूँ? मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ऐसा क्या है जो मुझसे कुछ छूट रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी धड़कन अभी बंद हो जाएंगे? श्री के कनाडा जाने से पहले मुझे श्री से एक बार बात करनी होगी। मैंने आज तक श्री पर अपना हक जताया है। हमेशा मैंने श्री से कहा है कि मेरा हक है श्री पर मैंने कभी यह नहीं कहा कि मेरा प्यार पर हक है। तुम्हारा और तुम्हारे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या श्री मेरे प्यार को समझेगी? क्या मैं अपना प्यार का इजहार श्री के पास कर पटाऊंगा? मुझे बताना होगा अपना फीलिंग श्री को, पर कैसे मैं श्री को बताऊं? बोलकर रणविजय फिर से अपना हाथ सामने रखा। टेबल के एक फ्लावर पॉट पर मारता है, दोबारा एक ही जगह पर चोट लगने के कारण है रणविजय के हाथ से खून निकल आया। तभी रणविजय के कमरे में श्री आए। श्री बिना आवाज के एकदम रणविजय के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रणविजय जैसे ही पलटा, रणविजय श्री से टकरा गया। श्री अपने आप को संभाल नहीं पाए और श्री गिरने लगी। रणविजय जल्दी से श्री को अपने बाहों में थाम लिया। रणविजय श्री को गिरने से बचा लेता है। श्री रणविजय की आंखों में देखने लगे और रणविजय श्री के आंखों में। श्री रणविजय को आंखों में देख मन ही मन बोलिए, क्या सच में आप मुझे जाने देना चाहते हैं? रणविजय भी श्री की आंखों में देख मन ही मन बोला, श्री क्या सच में तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं रणविजय, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। मुझे आपकी गुस्से की, आपकी डांट की आदत पड़ चुकी है। श्री मन ही मन बोली। रणविजय फिर से मन ही मन बोला, हमेशा मैंने अपना गुस्सा दिखाया है, कभी तुम्हें प्यार नहीं दिखाया। मुझे अपना प्यार जताना नहीं आता। श्री प्लीज मत जाओ, कुछ तो बोलिए। रणविजय, आपके आंखें बहुत कुछ बोलती है, पर कभी कभी
मुंह से भी बोलना चाहिए श्री, मन ही मन होली रणविजय कुछ तो बोलिए, वरना माँ पापा सुबह मुझे आपसे बहुत दूर लेकर चले जाएंगे। तभी बालकनी से ठंडी ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी। श्री ठंडा हवा से काम पड़ती है, जिससे रणविजय भी अपना होश में आया। रणविजय नहीं देखा श्री के बाल श्री के चेहरे पर उड़कर आती है। रणविजय अपना हाथ आगे कर सिर के बालों को ठीक करने लगा। रणविजय के हाथों का खून ठीक श्री के मांग में गिरा जाता है। रणविजय का नजर श्री के मांग पर पड़ा। रणविजय जल्दी से श्री को ठीक से खड़ा किया। तभी श्री का नजर भी मेरे पर पड़ी। श्री ने आपने मांग पर पड़ा रणविजय का खून देखा। तब तक रणविजय अपना हाथ बढ़ाकर अपना खून श्री के मांग से हटाना चाहता था, इसलिए रणविजय उसी हाथ से श्री के मांग में गिरा खून साफ करने लगा, जिससे श्री का पूरा मांग रणविजय के खून से भर जाता है। श्री रणविजय को रोकते हुए हाथ पकड़ा। रणविजय बोली, तुम्हारे मांग मेरे खून से भर गया है, लाओ मैं साफ कर देता हूं। श्री रणविजय के पास से हटकर बोली, रहने दीजिए मैं साफ कर लूंगी। बोलकर श्री मेर के पास गई और अपना बीच मान को ठीक करते हुए साइड मान कर लेती है, जिससे श्री का मान थक जाता है। रणविजय बेड पर बैठकर कुछ सोच बोला, श्री तुम खुश तो हो ना? श्री रणविजय को देख बोली, हाँ बहुत बहुत खुश हूं मैं, मुझे मेरे मम्मी पापा मिल गए हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा भी फैमिली हो, कोई मुझे अनाथ ना बोले। रणविजय मैं बहुत खुश हूं। रणविजय श्री को अपने पास रुकना चाहता था, पर श्री के खुशी को देख रणविजय कुछ नहीं बोला। श्री रणविजय को देख बोला, रणविजय आप खुश है ना मेरे यहाँ से जाने से? रणविजय अपना टेबल के डोर से एक पेपर निकालकर श्री को देते हुए बोला, हाँ श्री मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बोलकर वो पेपर श्री को दे दिया। श्री वो पेपर देख बोली, यह क्या है? रणविजय बोला, तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जब तुम इस घर पर आई थी तब का है, इसे ले लो, मैं तुम्हारे साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं, तुम मेरे तरफ से फ्री हो। श्री हैरान होकर रणविजय को देखने लगी। श्री उस पेपर को लिया तो श्री की आंखों में आंसू आ गया। रणविजय बोला, श्री तुम आज़ाद हो, तुम एक नया श्री सॉरी भाग्यश्री बनकर अपना जीवन का नया शुरुआत कर। इस लाइफ में तुम्हारे पास हर वो रिश्ता होगा जिसके लिए तुम तरसी हो। अपना जीवन का शुरुआत नए तरीके से करो। श्री उस पेपर को बेड पर रख दिया और रणविजय के पास आकर बोला, आप सच में मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो? रणविजय को कुछ नहीं बोला। श्री मन ही मन बोले, आप कितनी आसानी से मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ रहे हो और अपने नए तरीके से मुझे जीवन का शुरुआत करने बोल रहे होने पर मेरे लिए यह इतना आसान नहीं है। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। आपने मेरा उस मोड़ पर साथ दिया जब मुझे किसी अपने की जरूरत थी। कल तक तो आप ही मेरे सब कुछ थे, पर मेरे मामा मम्मी पापा के मिलते ही आप मुझसे अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? रणविजय जवाब दीजिए, आप इस तरह चुप मत रहिए। रणविजय आपके चुप मेरी जान ले लेगी। श्री मन ही मन बोलने लगी। रणविजय श्री के पास आया और श्री के गाल को छूकर बोला, तुम जा रही हो? अपना पैकिंग किया? श्री अपना नजरें झुकाकर बोली, आशा आंटी मेरे पैकिंग कर रही है। रणविजय अपने गले से एक चैन निकाला और श्री को पहनाते हुए बोला, मेरी माँ का चैन है जो मुझे बहुत अजीज है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। यह मेरा माँ का आशीर्वाद है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। श्री ने देखा इसमें भी एक देवी माँ का पैडल लगा हुआ है। देवी माँ तुम्हें हमेशा खुश रखे बोलकर चैन रणविजय ने श्री को पहना दिया। रणविजय श्री के बहुत नजदीक था। श्री रणविजय के धड़कन को सुन पा रहा था। रणविजय का धड़कन अभी बहुत तेज चल रहा था। श्री रणविजय को धीरे से होली, क्या मैं एक लास्ट बार आपको हक कर सकती हूँ? रणविजय कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ श्री के चेहरे को देखने लगा। रणविजय कुछ नहीं बोला तो श्री रणविजय के गले लग गई और मन ही मन बोली, रणविजय प्लीज एक बार बोलिए ना कि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है, प्लीज रणविजय एक बार बोलिएगा। बोलकर श्री रोने लगे। ये सारी चीजें आशा रणविजय के कमरे के बाहर खड़ी खड़ी देख रही थी। आशा मन ही मन बोली, हे भगवान तू ये सच है? रणविजय श्री को पसंद करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर अभी तक बताया नहीं। और एक महीने में रणविजय 28 साल का होने वाला है और रणविजय का शादी घर वाले करवा देंगे। अगर श्री चली गई तो फिर रणविजय किससे शादी करेगा? कामिनी से। तो अब शादी होने से रही, मुझे कुणाल से इस बारे में बात करनी होगी। श्री कहीं नहीं जाएगी, मैं श्री को रणविजय से दूर जाने नहीं दूंगी। बोलकर आशा नीचे हॉल की तरफ कुणाल को देखने लगा। तभी आशा का नजर वसुंधरा देवी पर पड़ी। वसुंधरा देवी जो अभी घर के मंदिर के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। आशा वसुंधरा देवी को देख बोली, मुझे मांझी से भी इस बारे में बात करनी होगी। बोलकर आशा जल्दी जल्दी में वसुंधरा देवी के पास गई। वसुंधरा देवी अपना आंखें बंद कर बोली, हे भगवान जी आप ये क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा अब सब ठीक हो जाएगा। कामिनी से रिश्ता टूटने से मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे लगा रणविजय अपना प्यार के बारे में सबको बोलेगा एक बार। अगर मुझे अपने और श्री के बारे में मुझे बोलता तो मैं सबके खिलाफ जाकर श्री और रणविजय का शादी करा देते। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? आशा वसुंधरा देवी के पास
आकर बोले आप क्या बोल रही हो? रणविजय और श्री आपस में प्यार करते हैं, आपके पहले से जानते थे? वसुंधरा देवी बोलिए हाँ, आशा में जब से यहाँ आए हूँ मुझे हर रोज रणविजय और श्री के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखी दिया है। मैं हमेशा चाहती थी रणविजय अपना प्यार का इजहार करें और मैं कामिनी से रणविजय का शादी तोड़ दूं, पर रणविजय ने कभी भी कुछ नहीं बोला। पता नहीं शायद इसमें हम लोगों की ही गलती है। रणविजय हमेशा से ही हम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा है, इसीलिए शायद परिवार के जिम्मेदारी के कारण अपना प्यार को भी छुपा रहा था। वसुंधरा देवी बोली अगर एक बार रणविजय अपना प्यार का इजहार मेरे सामने करता तो मैं ममता के खिलाफ जाकर रणविजय का शादी श्री से करा देता। तभी मोनालिसा आई और होली माँ मुझे भी बहुत पहले पता था कि रणविजय भैया और श्री एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कामिनी के साथ सगाई होने के कारण इन दोनों ने कभी अपना प्यार खोलकर एक दूसरे को के सामने नहीं रखा। रणविजय और श्री आपस में प्यार करते हैं। श्रीकांत मंदिर के दरवाजे पर आकर बोलने लगा, क्योंकि श्री कनाट जा रही थी, इसी कारण घरवाल का नींद दौड़ा हुआ था और सभी घर पर जाग रहे थे। श्रीकांत भी इस वक्त मंदिर में आ गया। श्रीकांत की तरफ देखकर आशा बोली, श्रीकांत तुम तो ठीक बोल रहे थे, श्री के आंखों में अभय के लिए प्यार नहीं था, वह तो रणविजय को पसंद करती है। और रणविजय जी को श्रीकांत हंसने लगा और बोल हाँ माँ, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, मुझे ये सब क्यों नहीं दिखा रहा। रणविजय भैया हमेशा श्री को मुझसे दूर रखना चाहता थे, श्री के पास जाने से रणविजय भैया को जेलेसी फील होता था। ओ माय गॉड बोलकर श्रीकांत अपना दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। आशा उठी और श्रीकांत के पास जाकर बोले, श्रीकांत तुम ठीक हो बेटा? श्रीकांत हंसकर अपने माँ के बाहों को पकड़ बोला, माँ श्री के लिए रणविजय भैया से अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता, मैं बहुत खुश हूँ। आशा बोली, हाँ बेटा, अगर श्री हमारे रणविजय की दुल्हन बनती है तो हमें बहुत खुशी होगी। निर्भय ये सारी बातें पिला के पास खड़े खड़े सुना और बोला, मैं भी बहुत खुश होता अगर श्री रणविजय से शादी करती, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मैं एक वीर प्रताप से बात जरूर करूंगा, एक बार बात करके देखने में क्या खराबी है। बोलकर निर्भय श्री के कमरे की तरफ देखा, जिसमें अभी भी चहल पहल थी। तभी निर्भय धीरे धीरे सबके नजरों से छिपकर श्री के कमरे में गया, जहां वीर और आरती श्री की पैकिंग कर रहे थे। एपिसोड 67। निर्भय धीरे धीरे सबसे अपने आप को छुपाकर श्री के कमरे में गया, जहां पर भी और आरती श्री के कपड़े पैकिंग कर रहे थे। वीर और आरती वापस में बात कर रहे थे। आरती, हम लोग कनारा जाते साथ ही श्री के लिए वेलकम पार्टी देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार सभी जाने, आज 14 साल बाद मेरी बेटी मुझे आपस में गया है। आरती हंसने लगी और बोली, हाँ जी, मैं भी चाहूंगी कि सभी जाने मेरी बेटी श्री कितनी बड़ी हो गई है, मैं सबके साथ श्री को मिलवा चाहती है। तभी वीर बोल, तो मैंने तुम्हें बोले बिना ही अपना सिस्टम को बोल दिया है कि हमारे कनाडा पहुंचने से पहले ही पार्टी का सारा तैयारी हो जाए। हाँ जी, मैं भी अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। मुझे आज भी वह तूफान वाली रात याद है जिसे देखकर मेरे रोंग पे खड़े हो जाते हैं। तभी निर्भय दरवाजा लॉक करते हुए बोला, वीर क्या मैं अंदर आ जाऊं? वीर निर्भय को देखकर निर्भय के पास गया और बोला, निर्भय भैया यह आप क्या बोल रहे हो? ये तो आपके ही घर है, हम लोग तो बस यहाँ श्री को यहाँ से ले जाना चाहते। मैं निर्भय अंदर आ गया। निर्भय कमरे के अंदर आकर बोला, वीर श्री का पैकिंग ही गया? वीर फिर से बेड पर बैठते हुए बोला, हाँ हो गया। मैंने आरती को मना किया कि श्री के पुरानी यादों को हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, पर श्री चाहती है कुछ पुरानी यादें जो श्री के दिल के बहुत नज़दीक है उसे हम अपने साथ ले जाएं। श्री के कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं, उसे भी हम साथ ले जा रहे हैं, इसलिए बोलकर वीर लगेज की तरफ इशारा किया। निर्भय सोफे पर बैठकर बोला, वीर तुमसे एक बात बोलनी है। वीर अपना हाथों में बंधा घड़ी देखकर बोला, हाँ बोलिए ना, 1 घंटा है अभी हमें निकलने में। निर्भय संकोच करते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें लगता है रणविजय श्री के लायक नहीं है? वीर चुप हो गया और निर्भय को देखने लगा। निर्भय वीर के जवाब का इंतजार करने लगा। तभी निर्भय फिर से बोला, क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? वीर से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। निर्णय बोला, सोचो अगर उस दिन रणविजय नहीं होता तो श्री आज कहाँ होती? यह सोचकर भी मेरा दिल कांप जाता है। फिर तुम्हें पता है रणविजय श्री को पसंद करता है और श्री भी। वीर हैरान होकर निर्भय को पलट कर देखा। निर्भय भी उठकर खड़ा हुआ और वीर की तरफ जाते हुए बोला, घर और परिवार की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा रणविजय के माथे मर दिया गया है कि रणविजय कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। वीर भी आरती को देखने लगा और आरती वीर को निर्भय वीर के कंधे पर हाथ रख बोल, अगर तुम्हें अपना बेटी का चिंता है तो हमें भी अपने बेटे का चिंता है। प्लीज वीर एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। वीर अपने कंधे से निर्भय के हाथ को हटा देता है और बोला, निर्भय भैया मेरी बेटी के कारण मैं मजबूर हूं। हाँ ये सच है, रणविजय में कोई कमी नहीं है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आपकी घर की बेटी ना समझी, मैं अगर किसी को पसंद
करने लगे तो आप क्या करोगे? आप श्री की जगह मोनालिसा को रख कर सोचिए और मेरी जगह आप अपने आप को, क्या आप मोनालिसा का नादानी को प्यार समझकर मान लेंगे? जो बात आप अपने ऊपर नहीं लागू कर सकते हो वह बात आप मेरे से कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ, ये सच है कि रणविजय में कोई कमी नहीं है, पर जिस दिन मुझे लगेगा कि श्री भी रणविजय को पसंद करता है, मैं खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ा लूंगा और मेरी बेटी का रिश्ता आप घर लेकर आऊंगी। वीर अपना हाथ जोड़कर बोला, श्री बच्ची है, इस उम्र में प्यार का परिभाषा नहीं जानती। श्री प्यार के लिए बहुत छोटी है, अपना अच्छा बुरा नहीं जानती, मुझे मजबूर मत करो प्लीज। तभी आरती वीर के कंधे पर हाथ रख बोला, आप शांत हो जाए। वीर आरती की तरफ देखने लगा। आरती बोली, निर्भय भैया, हमें श्री से बात करनी होगी। अगर श्री की खुशी रणविजय में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर निर्भय खुश हो जाता है। तभी वीर बोला, आरती। वीर आरती को देख बोला, पर अभी हम कनाडा जाना है, हमारी बेटी के बारे में हमें सोचने का मौका दीजिए। इधर ममता जब श्री को सिंह मैंशन में श्री को रोक नहीं पाई तो सीधा रणविजय के कमरे में आई। ममता रणविजय के कमरे में जाकर देखा तो रणविजय कमरे में नहीं था। ममता बोली, मैं तो इसके कमरे में आना ही नहीं चाहती हूं, पर कहते है ना मजबूरी में गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, ऐसी हालत है मेरी, अब इस नवाबजादे को मैं कहां कहां ढूंढूं। बोलकर ममता रणविजय के कमरे से निकलने लगा। तभी ममता का नजर बेड पर रखा कुछ पेपर पर पड़ा। ममता बेड के पास गई और पेपर उठा लेती है। ममता पेपर उठाकर पढ़ने लगी। साथ ही ममता हैरान हो जाती है और ममता मन ही मन बोली, कॉन्टैक्ट पेपर, वह भी 9 साल का। ममता हंसकर बोली, श्री तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ा बड़ा बातें किया, बहुत पैसा का घमंड है ना? तो ठीक है, कुछ पैसे मुझे भी दे दो, नहीं तो अपनी बेटी को फिर से इस सिंह मैशन में भेज देना, हमारे बच्चों की नैनी बनने के लिए। श्री तुम तैयार हो जाओ दोबारा इसी घर में आने के लिए। ममता उस पेपर को अपने हाथ में लिया और साड़ी के पल्लू से छिपाने लगी। ममता रणविजय के कमरे से निकली और उस पेपर को छुपाते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई। सुबह के 4 बजे बज रहे थे। वीर श्री का लगेज उठाकर सीढ़ी से उतरने लगा। श्री आरती को धीरे धीरे चलाकर ला रही थी। वीर सीढ़ी से उतर कर बोली, श्री जाओ बेटा, बड़ो आशीर्वाद ले लो। श्री अपना आंखों में आंसू लिए सबसे पहले वसुंधरा देवी के पास गई और बोली, दादी माँ आप अपना ख्याल रखिएगा और टाइम से दवा लीजिएगा, मैं जान जा रही हूँ। दादी माँ की आंखों में पानी भरिया। दादी माँ श्री के सिर पर हाथ रख बोला, जीती हूँ नहीं बोलता है बेटा, जाकर आत हूँ बोलते हैं, और बेटा आप भी अपना ख्याल रखना। जी दादी मी, जी कर आती हूँ। आशा श्री को गले लगाकर बोली, हम लोग भी कुछ दिनों में कनाडा आ रहे हैं, तब तो तुम मेरे आंखों के सामने रहोगे और मैं जब चाहूँ तुमसे मिलने जा सकती हूँ। बोलो बेटा, मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना? श्री आशा के गले लगकर बोली, हाँ आंटी आप मुझसे मिलने आ सकती है श्री, हम लोग फिर से मिलेंगे। बोलकर मोनालिसा श्री के गले लग जाती है। श्रीकांता रणविजय के कमरे में गया और बोला, रणविजय भैया श्री जा रही है क्या? आप श्री से नहीं मिलेंगे? रणविजय जो अभी बालकनी में खड़ा होकर उगता हुआ सूरज का इंतजार कर रहा था, श्रीकांत का आवाज सुनकर बोला, हाँ तुम चलो मैं आता हूं। तभी श्रीकांत जी के कमरे से निकलकर चल गया। तभी वीर अपने हाथों में 2 लगेज लिए खड़ा था। श्रीकांत वीर के हाथों से लगेज लेते हुए बोला, चलिए वीर अंकल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ आता हूं। वीर बोला, नहीं श्रीकांत बेटा, हम लोग चले जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये लगे किसी को बोलकर गाड़ी तक पहुंचा दो। श्रीकांत बोल में ही रख कर आता हूं बोलकर श्रीकांत श्री के 2 लेडीज गाड़ी में रख देता है। तभी ममता मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, श्री मुझसे नहीं मिलोगी बेटा? श्री ममता के पैर छुआ तो ममता बोली, मेरा तो बहुत मन था तुम अभय का दुल्हन बना लो, पर हर इच्छा तो हर इंसान की पूरी नहीं होती, पर मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। वीर कुणाल के पास आकर बोला, हमें चलना चाहिए। श्री अपना नजर झुकाकर बोली, दादी माँ मयंक मानवी। और श्री ने इतना ही बोला था कि श्री का नजर सीढ़ी से उतरते हुए रणविजय पर पड़ा। रणविजय नीचे आकर बोला, गुनगुन और मानवी सो रहे हैं, मनक तुमसे मिलना नहीं चाहता। श्री सीढ़ी की तरफ जाने लगी तो रणविजय बोला, श्री मयंक के पास मत जाओ, मनक बहुत गुस्से में है, हम सभी को मनक को संभालने में समय लग जाएगा। वीर प्रताप रणविजय को देखने लगा। श्री बोलिए, प्लीज रणविजय, एक बार मैं तीनों से मिलना चाहती हूँ। रणविजय कुछ नहीं बोला तो श्री मयंक के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी श्री का नजर सोता हुआ गुनगुन पर पड़ी। श्री ने जल्दी से चादर उठाया और गुनगुन को धक देती है श्री मानवी के पास गई और मानवी के सिर पर किस किया। तभी श्री का नजर मयंक पर पड़ा। मयंक जो खिड़की की तरफ खाली आसमान को देख रहा था। श्री मयंक के पास गई और मयंक के कंधे पर हाथ रख बोली, मुझे बाय नहीं बोलोगे? मयंक मनक बोला, नहीं। श्री मयंक को अपने तरफ कर बोला, तुम खुश नहीं हो? मयंक बोला, नहीं। श्री ने देखा मयंक के आंखों में आंसू है। श्री मयंक के आंसू पूछ बोला, मयंक क्या तुम चाहते हो कि मैं यही रहूं? मन श्री के गले लग बोला, हाँ श्री भाभी आप यहाँ रह जाओ।
मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मयंक श्री को गले अपने गले लगाकर बोलने लगा। मयंक, जिसे मुझे रुकना चाहिए था उसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिया, तो मैं किस तरह और किसके लिए, किस हक से यहाँ रहूं? श्री बोली, तुमने मुझे भाभी बोला, पर तुम्हारे भैया तो इतना बोल। श्री चुप हो गए। तभी आरती कमरे में आई और बोली, बेटा आपके पापा आपके लिए वेट कर रहे हैं, हमें चलना होगी वरना हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ माँ, चलती हूँ, बस 2 मिनट। आरती वहां से चली गई। तभी श्री फिर से मयंक के गले लगा ली और आंसू पहुंचकर दौड़ते हुए मयंक के कमरे से बाहर निकल गई। श्री और आरती सबको देखकर जाने लगी। वीर और आरती सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाड़ी में जाकर बैठ गया है। रणविजय श्री को देखने लगा। श्री भी पलटकर रणविजय को देखा। श्री मन ही मन बोली, जा रही हूं। रणविजय श्री के पास गया और बोला, अपना ख्याल रखना, हो सके तो अपना पढ़ाई दोबारा शुरू करना। श्री बोली, आप भी अपना ख्याल रखना। रणविजय, हाँ। मैं सिर हिला दिया। वीर बोला, मैं श्री का पढ़ाई फिर से शुरू करने वाला हूं, तुम चिंता मत करो। तभी ड्राइवर गाड़ी चलाता है। रणविजय और घर के सभी लोग खड़े होकर गाड़ी को जाते हुए देखने लगे। मयंक बालकनी में खड़े खड़े रोने लगा। श्री गाड़ी में बैठकर अपने हाथ में बंधा पट्टी को खोल दिया। रणविजय का पहनाया हुआ अंगूठी श्री के हाथों में था। श्री उस अंगूठी को देखकर मुस्कुराने लगी और अपने दूसरे हाथ से उसे पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्री आरती के कंधे पर अपना सिर रख दिया और अपना आंखें बंद कर लेती है। श्री सबसे नजरें चुराकर अपने मान को छुआ और मन ही मन बोला, रणविजय, आपके हाथों से पहनाया हुआ अंगूठी, आपके हाथों से पहना हुआ ये चैन, आपके हाथों से भरा हुआ मेरा मांग मुझे एक पूरा सुहागन बनाती है। आप इसे कुछ भी माननी रणविजय, पर जब तक मैं जिंदा रहूंगी आपकी ही कहलाओगे, मुझ पर सिर्फ आपका का ही हक होगा। बोलकर श्री अपना आंखें बंद कर लेती है। श्री के आंखों से आंसू गिरने लगा। श्री अपना अंगूठी को चूमती है और मन ही मन बोली, यह रिंग मेरे लिए सगाई की अंगूठी है, ये चैन मेरे लिए मंगलसूत्र से कम नहीं है, और आपने अपना खून से मेरा मान को भर दिया। अब मैं पूरी जिंदगी आपके बिना और आपके दिए काट सकती हूँ। बोल करके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, क्योंकि श्री रात भर सोई नहीं थी। यह सोच सोचकर श्री सो जाती है। तभी वीर का नजर श्री के बहते आंसू पर पड़े। वीर श्री की तरफ देख बोला, आरती, श्री ठीक है? आरती, हाँ जी श्री ठीक है, बस थकान के कारण सो रही है। बोलकर चुप हो जाती है। वीर प्रताप बोला, ठीक है। रणविजय के परिवार को छोड़कर आने में श्री को दर्द तो हो रहा है, पर कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। हम लोग श्री को इतना प्यार देंगे कि श्री को कभी भी इन लोगों का याद नहीं करेगी। वीर बोला, हाँ जी आप ठीक बोल रहे हो। आरती बोली, तभी एयरपोर्ट आ जाता है। एपिसोड 68। ममता के बहुत बहस के बाद भी ममता श्री को इंडिया में रोक नहीं पाई। श्री अपना पुरानी यादों को समेटे रोते हुए अपनी माँ पापा के साथ कनाडा के लिए निकल जाती है। सिंध मैशन से एयरपोर्ट तक श्री रणविजय के साथ बिताए हुए हर लम्हों को याद करते हुए रोती रही और आरती के कंधों पर सर रख कर सो जाती है। जब गाड़ी एयरपोर्ट के पास आकर रुकी तो आरती ने श्री को उठाते हुए बोला, श्री बेटा उठ जाओ, एयरपोर्ट आ गया है। कुछ देर में तीनों फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करता है, श्री की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री के आंसू देख आरती बोली, क्या हुआ बेटा? श्री आरती के गले लगकर बोली, कुछ नहीं माँ, मुझे रोने का मन कर रहा है। आरती श्री को गले लगा लिया। श्री रोने लगी। श्री फिर से रोते हुए आरती के गले लगकर सो गई। वीर फिर से पूछा, आरती, श्री ठीक है ना? आरती इशारे से बोली, हाँ श्री ठीक है, सो रही है। वीर कुछ नहीं बोला। श्री का जवाब खुला तो तब तक फ्लाइट कनाडा में लैंड कर चुका था। कुछ देर में आरती, वीर प्रताप और श्री एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। वीर के बाहर आते हैं 4 आदमी। वीर के तरफ दौड़कर आते हैं और उन तीनों के आगे पीछे आकर खड़ा हो गया। श्री डर के आरती के हाथ को कस के पकड़ लेती है। आरती श्री को डरता देख बोली, डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पापा के बॉडीगार्ड है, सेफ्टी के लिए आए हैं। तभी वीर अपने लंबे कदमों से जल्दी जल्दी में गाड़ी की तरफ जाने लगा और बोला, कितने गाड़ियां लाए हो? बॉडीगार्ड बोला, सर 4 गाड़ियां लाए हैं और उन चारों भी साथ साथ चलने लगा। तभी एक ने बोला, सर आपका फेवरेट कार भी लाए हैं। वीर प्रताप बोला, ठीक है, और चारों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी श्री बोली, हम एक गाड़ी में जा सकते हैं तो फिर 4 गाड़ी क्यों लाए हैं पापा? श्री आरती की तरफ देखकर बोलने लगे। आरती श्री के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें रिसीव करने के लिए तुम्हारे पापा ने 4 गाड़ी मंगवाई है और सेफ्टी भी जरूरी है। श्री गाड़ी में बैठकर आंख खोल अपने पापा के रुतबा को देखने लगी। कुछ देर में तीनों एक विला में पहुंचते हैं। विला जो किसी महल से कम नहीं थी। 4 गाड़ियां कतार में चलती हुई एक बड़े गेट के अंदर होती हुई विला के अंदर जाकर रुकती है। श्री सब कुछ आंख खोल देखने लगी। गाड़ी के रुकते ही घर के सर्वेंट आकर गाड़ी का गेट खोला और तीनों को ग्रेट करते हुए गुड आफ्टरनून बोला। वीर श्री के कंधे को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से आगे चलने का इशारा किया। श्री वीर के साथ जाने लगी। वीर बोला, वेलकम माय लिटिल प्रिंसेस, आपका अपना घर में स्वागत है। आरती
भी हंसने लगी। घर के हॉल में अभी भीला के सभी नौकर एक लाइन से खड़े थे, क्योंकि अब तक सभी को पता चल चुका था कि वीर का खोया हुआ बेटी वीर को मिल चुका था। आज वह घर आ रही है। सभी श्री को देखने के लिए बेचैन थे। तभी आरती हॉल में खड़े होकर बोली, श्री पहले हमारे घर के कुछ और फैमिली मेंबर से तुम्हें मिलाते हैं, उनसे पहले मिलो बोलकर एक 45 साल की औरत की तरफ इशारा किया। ये कुंती मौसी है जो इंडिया से हमारे साथ आई थी जब हम लोग इंडिया से कनाडा आए थे, और अभी हमारे घर के फैमिली मेंबर है। इनका हाथ में जादू है, किचन इनके ही अंड में है। जब भी तुम्हें कुछ खाना हो तुम कुंती मासी को बोल देना। श्री कुंती की तरफ देखती है तो कुंती भी श्री को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी श्री कुंती के पैर को छूकर प्रणाम करती है। कुंती जल्दी से पीछे हट जाती है और बोली, छोटी मैडम यह आप क्या कर रही हो? आप मेरे मालिक की बेटी हो, मेरा मालिक हो, आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? श्री बोलिए, आप मेरी माँ की उम्र की हो। हम लोग जब किसी बड़े से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, इसीलिए मैंने आपका पैर छुआ। आप मेरे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दीजिए। कुंती आंटी। कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुंती श्री के चेहरे को छूकर चूम लेती है। वीर बोला, क्यों कुंती, कैसी लगी मेरी बेटी? साहब आपकी बेटी बिल्कुल परी है, किसी का नजर ना लगे मेरी बच्ची को। श्री बिल्कुल आप लोगों की तरह है। आरती आगे बढ़कर घर के सभी नौकर को मिलाया। ड्रिब माली और भी सर्वेंट जो एक लाइन से खड़ी थी, सभी श्री को देख बहुत खुश होते हैं। वीर श्री के सर पर हाथ रख बोला, श्री अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, शाम को हम लोग तुम्हारे ओनम में पार्टी रखे हैं, हमें शाम को पार्टी में जाना है। आरती श्री को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। श्री अपने कमरे में आई और पूरे कमरे को घूर घूर कर देखने लगी। तभी श्री के कमरे में एक नौकर आया और आरती की तरफ देख बोला, मेम साहिब श्री बेबी का लगेज। श्री आगे बढ़कर लगे अपने हाथों में ले लिया और बोली, थैंक यू अंकल। श्री लगेज को अपने बेड पर रखती है। आरती बोली, श्री बेटा आप साबर लेकर फ्रेश हो जाओ, हम लोग पार्टी में जाएंगे। तभी श्री अपना लगेज खोलकर कुछ कपड़े निकालती है। आरती की तरफ देख बोली, माँ पापा बहुत अमीर आदमी है। आरती हंसकर बोली, बेटा हम लोग कनारा के जाने माने बिजनेसमैन हैं, इसीलिए कनारा के बहुत से लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आप भी तैयार हो जाए पार्टी के लिए। श्री अपना एक ड्रेस निकालकर बेड पर रहती है। तभी आरती बोली, बेटा आप ये कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे, आपके लिए मैंने कपड़े मंगवाए हैं। तभी श्री के कमरे के बाहर एक 25,526 साल का लड़का अपने हाथों में पिंक कलर का ग्राउंड लिए खड़ा था। आरती को देखो लड़का बोली, मैडम बुटीक से श्री मैडम का ग्राउंड आ गया है। आरती उस ग्राउंड को अपने हाथ में लिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। वो लड़का वहां से चला गया। आरती उस ग्राउंड को श्री के हाथों में देकर बोला, बेटा यह आपका पार्टी ड्रेस है, तुम आज इसे पहनकर पार्टी में चलोगी। इतना बोलकर आरती और ड्रेस श्री के हाथों में दे देती है। श्री वह ड्रेस अपने हाथों में लेकर बोला, माँ मुझे बस 20 मिनट लगेंगे, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ बोलकर बाथरूम के अंदर चली गई। आरती भी अपने कमरे में चली आई। श्री सब लेकर वह ग्राउंड पहनती है, फिर अपने आप को मिरर में देखने लगी। अचानक श्री का नजर अपने मांग पर पड़ा तो श्री हड़बड़ाकर अपना मांग देखने लगी, जिससे रणविजय का खून धूल चुका था। श्री बेचैन हो गई। परेशान होकर श्री इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, पर श्री को कुछ नहीं मिला। श्री अपना खाली मांग को देखकर रणविजय का याद आ गया। श्री रोते हुए बोली, क्यों रणविजय, आप मुझे एक बार भी क्यों नहीं रोका? आपने मुझे ठीक से बाय भी नहीं बोला। आप मुझे एक पल में अपने से जुदा कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों 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 किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगी बोलकर श्री अपने दोनों आंखों से आंसू पहुंचने लगी। श्री ने अपने हाथों से आंसू पूछ और बोला, आपके को मेरे पास आना होगा, आप मेरे पास आएंगे। श्री अपना चैन को अपने हाथों से पकड़कर बोली, मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो, फिर आपने मुझे जाने कैसे दिया? मैं भी देखूंगी आप कब तक मेरे पास नहीं आते बोलकर श्री आरती के कमरे में चली गई। आरती अभी सावर ले रही थी। श्री कमरे में गई और आरती को आवाज लगाई, मामा। आरती बाथरूम के अंदर से बोली, हाँ बोलो श्री, क्या है मेरे पास? मेकअप का सामान नहीं है क्या? मैं आपके कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकती हैं। हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। श्री जल्दी से ड्रेसिंग टेबल में कुछ ढूंढने लगी। तभी श्री के हाथ में एक सिंदूर का दिव्य लगती है। श्री जल्दी से सिंदूर अपने मान के बीचों बीच लगा लेती है और बालों से मान को ढाक लेती है और कमरे से निकल गई। श्री तुम्हें सारे सामान मिले बेटा? श्री ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि श्री तब तक वहां से जा चुकी थी। आरती बाथरूम से निकली। श्री कमरे में नहीं थी। आरती बोली, आज श्री के लिए कुछ शॉपिंग करना होगा, क्योंकि श्री के पास मेकअप के कुछ भी सामान नहीं है बोलकर आरती मिरर के सामने आकर तैयार होने लगी। श्री घूमते घूमते बिला के दूसरे साइड पहुंच जाती है। वहां पर एक कमरा था जिसमें एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा था। श्री उसे एक नज़र देखा और आगे बढ़ गया। तब तक उस लड़के ने भी श्री को देख लिया। उस लड़के का नज़र सिर पर पड़ते ही वह लड़का अपना एक्सरसाइज छोड़कर श्री को
आवाज लगाया श्री। श्री रुक गई और पलटकर देखा श्री। पलटकर देखा तो 2728 साल का एक लड़का अपना टी शर्ट पहनकर श्री की तरफ आ रहा था। श्री खड़े खड़े उसे देख रही थी। वह लड़का आते साथ बोला, मैं सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई। श्री बोली, बड़ा भाई? रावी बोला, हाँ, बट अडॉप्टेड तुम्हारा जैसा वीर और आरती का डीएनए मैच वाला बच्चा नहीं हूँ। श्री राजीव के पैर छूने लगती है। क्या कर रही हो श्री? यह कनाड है सिस्टर, यहाँ पर पैर नहीं छूते हैं, तुम तो पूरा का पूरा। आरती चाची पर गई है, वही आंखें, वही बोलने का तरीका, वही रंग रूप। बोलने लगी। श्री राजीव को सिर्फ देख रही थी। तभी आरती पीछे से आए और बोली, तो भाई बहन अपने से मिल ही गए? हाँ चाचा, श्री तो बिल्कुल आपका कार्बन कॉपी है। आरती हंसी और बोली, श्री अपने बड़े भाई से मिली? श्री हैरान होकर आरती को और राजीव को देखने लगी। राजीव बोला, आप माँ बेटी तो तैयार हो गए हो पार्टी के लिए? मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ, बोलकर राजीव वाई बोला और पार्टी के लिए तैयार होने चला गया। राजीव कुछ दूर चलकर बोली, चाची मॉम डैड आ रहे हैं। नया एपिसोड 69। श्री अपना वेलकम पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। श्री तैयार होकर विला को घूम घूम कर देख रही थी। श्री घूमते हुए विला के पीछे साइड चली जाती है। तभी श्री ने देखा एक कमरे में 2728 साल का लड़का एक्सरसाइज कर रहा था। श्री एक नज़र देखी और आगे बढ़ जाती है। तभी वह लड़का भी श्री देख लेता है। वो लड़का अपना टी शर्ट पहनते हुए श्री के पीछे श्री को पुकारते हुए आया। तभी श्री को पता चला कि वह लड़का श्री का बड़ा भाई है। आरती भी उसका परिचय देती है। आरती बोली, श्री यह राजवी है, तुम्हारा बड़ा भाई। राजीव भी कुछ देर श्री और आरती के साथ बात करके पार्टी के लिए तैयार होने चले जाता है। राजीव कुछ दूर जाकर रुक जाता है और फिर पलटकर आरती से पूछा, चाची मॉम डैड इस पार्टी में आ रहे हैं? आरती राजवीर की तरफ देख बोला, हंसकर बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा ने फोन किया था। राजीव बोला, ओ नो। आरती बोली, क्या हुआ बेटा? राजीव बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है, बोलकर वहां से चला गया। तभी श्री सवाल भरी नजरों से आरती को देखने लगी। आरती श्री के नजरों में सवाल देख बोली, राजीव हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है, तुम्हारे बड़े पापा रुद्र भाई साहब का बड़ा बेटा। जब तुम हमसे बिछड़ गई तभी रुद्र भाई साहब और कल्याणी भाभी ने हमें राजवीर को दे दिया था। राजवीर तभी 13 साल का था और राजीव ने इस घर के बच्चे का कमी तो पूरा कर दिया, पर मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। धीरे धीरे मेरा तबीयत खराब होते चला गया। आरती श्री को प्यार से सारी बात बता रहा था। आरती और श्री बातें करते हुए नीचे हॉल की तरफ आती है। आरती फिर से बोली, धीरे धीरे मुझे पैरालिसिस अटैक आना शुरू हो गया और मेरा हाथ पैर काम करना बंद हो गया और मैं व्हीलचेयर पर जाकर बैठ गई। राजीव भी बड़ा होता गया। राजीव अपने बेटे होने का सारा फर्ज निभाया, तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस भी संभालता है। श्री आरती के मुंह से सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी कुंती उनके सामने आकर बोली, राजवीर बाबा जितने अच्छे हैं रुद्र साहब और उनकी पर अपनी कल्याणी भी उतनी ही। बोलकर आरती को देखा। आरती बोला, कुंती तुम फिर से शुरू हो गई? हाँ मैडम जी, श्री बेबी को सब कुछ जानना चाहिए जिससे श्री हमेशा संभल कर रहे अपनी प्यारी कल्याणी दीदी से। बोलकर कुंती चली गई। श्री फिर से सवाल भरी नजरों से आरती को देखने लगी। आरती श्री के माथे को चूमकर बोली, तुम्हें आए हुए अभी 24 घंटा नहीं हुआ और तुम मुझे सवाल भरी नजरों से देख रही हो। धीरे धीरे इस घर पर रहकर सारे सदस्यों के बारे में जान जाओगी। माँ, बड़े पापा, बड़ी मम्मी कहाँ रहते हैं? श्री बहुत प्यार से आरती से पूछने लगी। आरती श्री को सोफे पर बैठाकर बोली, वह लोग हमारे साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं माँ। क्या मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ? श्री बहुत प्यार से आरती की तरफ देखकर बोली, प्लीज। आरती श्री के हाथ को चूमकर बोला, हाँ बेटा मिल सकती हो, आज पार्टी में आने वाले हैं, मैं तुम्हें रुद्र भाई साहब और कल्याणी दीदी से मिलाऊंगी। आरती श्री के हाथ को सहना करा बोली, पर एक बात बता देती हूँ, कल्याणी दीदी का जुबान थोड़ा कड़वा है, तुम उसकी बातों का माइंड मत करना, कुछ भी बोलती है, इसीलिए राजवीर भी अपने माँ को पसंद नहीं करता। तभी वीर तैयार होकर नीचे आया और बोला, कौन किसे पसंद नहीं करता? वीर को देख श्री बोली, पापा आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। वीर श्री के माथे को चूम कर बोला, मेरी बेटी बहुत भी आज परी लग रही है। तभी राजवीर तैयार होकर आया और बोला, अगर आप लोगों का एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देना हो गया है तो हमें पार्टी के लिए निकलना चाहिए। राजीव का आवाज सुनकर श्री राजीव को झुका देखा। राजीव भी कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। श्री राजीव को देख बोली, भैया आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। राजीव बोलना, अच्छा तो बोलो मैं ज्यादा स्मार्ट हूं या फिर चाचा? श्री दोनों को देखने लगी। आरती हमकर बोली, श्री राजीव मजाक कर रहा है और तुम्हारा टांग खींच रहा है। चारों हंसने लगे। राजवीर अपना हाथ आगे कर बोला, आज आपका फेवरेट कार में चला लूंगा, चाबी दीजिए। वीर राजवीर को देख बोला, तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए, मेरी गाड़ी को चलाने का तुम्हें पता है ना? वकर मेरी फेवरेट है, मैं किसी को नहीं देता हूँ। राजवीर बोला, पर मुझे वह कार चाहिए, आज श्री आए है और आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। वीर श्री की तरफ देखा और श्री के माथे को
फिर से चुम करा बोला श्री के लिए तो मैं कुछ कुर्बान कर सकता हूं पके बोलकर वीर चाबी राजवीर को दे देता है। राजीव चाबी अपने हाथ में लेकर बोला ये गलती मत करिएगा चाचा जी, मुझे मत भूलिए, मैं मॉम डैड मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप अगर सभी कुछ कुर्बान कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। सेटअप राजवीर, बहुत हुआ तुम्हारा मजाक, अब चलो। आरती बोली हाँ चलिए बोलकर चारों विला से निकल गए हैं राजवीर। गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर बैठा वीर राजवीर के पास आकर बैदा आता है और श्री पीछे बैठे हैं। राजवीर कनाडा के रोड पर अपना गाड़ी दौड़ाने लगा। इधर मनक ने खाना पीना छोड़ दिया। मानवी और गुनगुन जब नींद से जागे तो श्री को ना पाकर उदास थे। रणविजय मानवी और गुनगुन को संभालने कमरे में आया तो मायम गुस्सा से बोला आप दूर रहिए, हम लोगों से आपके कारण ही श्री हम लोगों से दूर हो गया। रणविजय मन्य के पास जाकर बोला तुम क्या बोल रहे हो मेरे वजह से। मयंक गुस्सा से अपना हाथ खिड़की पर मारा और बोला हाँ आपके कारण श्री हमसे दूर हो गई। रणविजय मन्य की तरफ दौड़ा और मन्य के हाथ को पकड़ बोला पागल हो गए हो तुम, अपने आपको चोट क्यों पहुंचा रहे हो, ये सब क्या कर रही हो, देखो कितना चोट लग गया, कितना खून निकल रहा है। बोलकर रणविजय मन्य केल हाथ को पकड़ा और सोफे की तरफ लाते हुए बैठाने लगा। रणविजय मानवी को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को बोला। मयंक का खून देखकर मानवी डर गई और दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। रणविजय मयंक का चेट को साफ करते हुए बोला देखो कितना खून निकल रहा है, तुम्हें कितनी दर्द हो रही है। मयंक गुस्सा से रणविजय को देखा और बोला आपको चोट का एहसास होता है भैया, आपको बेलियाना। रणविजय मयंक के चोट को साफ कर रहा था। मयंक के मुंह से भैया शब्द सुनकर रणविजय का हाथ रोक गया। रणविजय मयंक को देखने लगा क्योंकि आज पहली बार मयंक ने रणविजय को भैया बोला था। रणविजय मयंक को गले लगा लिया ते मनक बोला श्री को ले आइए भैया, श्री भाभी को ले आइए। मानवी और गुनगुन भी रोने लगी। मयंक रणविजय से अलग होकर बोला आप अगर एक बार श्री को बोलेंगे तो श्री आपके साथ चली आई गई, श्री जरूर आपकी बात मानेगी भैया, श्री आपके बोलने पर चले आएगी, प्लीज भैया श्री को ले आइए। तीनों बिलक बिलक रणविजय को पकड़कर रोने लगा। रणविजय मन्य के गले लगा बोला मनक में भी श्री को रुकना चाहता था पर तुमने देखा ना, सिर्फ अपने माँ पापा से 14 साल बाद मिल रही थी, कितना खुश थी मैं, श्री का वो खुशी छीना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने श्री को नहीं रोका। पर आपसे हम सबसे दूर होकर क्या श्री खुश रह पाएगी, क्या श्री को दुख नहीं होगा आपको, श्री की आंसू नहीं दिखे। बोलकर मन्य का अपना आंसू पछ आपने कितना बड़ा बड़ा वादा किया था मुझसे, मैंने अरमान और साहिल से मिलकर कामिनी के लिए इतने सारे सबूत इकट्ठा किया, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को एक करने के लिए। यह बात सुनकर रणविजय हैरान हो गया और मयंक को देखने लगा। मयंक फिर से बोला आप इतने लाचार कब से हो गए, आप इतना मजबूर कैसे हो गए कि कुछ नहीं कर सकते। रणविजय बोला मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मनक, मैं चाहता तो श्री को उठाकर भी ला सकता हूँ। वीर प्रताप कुछ नहीं कर सकता, पर मैं किसी पिता से उसका बेटी को दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए अपने हमसे श्री को दूर कर दिया। मयंक रोते हुए बोलने लगा नहीं मयंक, तुम मेरी मजबूरी को समझो। रणविजय मयंक को देख बोलने लगा। मयंक सोफे से उठा और बोला मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ श्री चाहिए, वरना आपकी और श्री की कसम मैं घर से भाग जाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूं। रणविजय परेशान होकर बोली मनक तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे समझे, तुम ये घर छोड़कर नहीं जियोगे। मयंक अपना एक हाथ आगे करके बोला तो मुझसे वादा करिए आप श्री को वापस ले आओगे। रणविजय मन्य के हाथ को पकड़ बोला हाँ मैं वादा करता हूं, बहुत जल्दी ही मैं श्री को अपना बनाकर इंडिया ले आऊंगा। रणविजय बोला तुम भी मुझसे वादा करो, मुझे बिना बोले तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। मयंक रणविजय के गले लग गया और बोला नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मानवी भी दौड़कर रणविजय के गले लग गया। थैंक भैया, आई लव यू भैया। मानवी और गुनगुन भी विजय का गले लगी थी। आशा कमरे के बाहर से सब कुछ सुना और अपना आंसू को पोंछकर बोला मैं भी चाहती हूं कि श्री तुम्हारे जीवन में वापस आ जाए। इधर वीर अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में पहुंचा। वीर एक हाथ से श्री को पकड़ रखा था तो श्री अपना एक हाथ से अपना ग्राउंड को उठाकर चल रही थी। आरती और राजवीर दोनों के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी अचानक एक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की राजवीर के गले लगकर राजीव को चूमने लगी और बोली डाली कितना लेट करते हो। राजवीर भी उसे चुनकर बोला सॉरी थोड़ा लेट हो गया। तैयार होने में श्री दोनों को घूर कर देखने लगे तो आरती धीरे से बोली तुम्हारा भाभी है राजवीर की गर्लफ्रेंड, बहुत जल्द शादी करने वाला है। श्री आरती को कुछ बोलने को हुई तो तभी सब लोगों ने क्लैपिंग करके श्री का वेलकम किया। सीर प्रताप श्री को सीधा ले जाकर पार्टी के बीचों बीच खड़ा कर दिया और श्री का परिचय सबको देने लगा। श्री बहुत ही सुंदर लग रही थी। वीर के बिजनेस फ्रेंड श्री को फूलों का बोकर देते हैं। उस पार्टी में आए हुए सभी ने श्री को फूल दिया। आरती के कुछ फ्रेंड भी पार्टी में आए थे। तभी आरती का नजर गेट पर पड़ी जहां पर रुद्र और कल्याणी चले आ रहे थे। आरती वीर को इशारा किया तो वीर श्री को छोड़कर
नीचे रुद्र के पास गया और बोला भैया आप इतने लेट कर दिए। रुद्र अकड़ कर बोला तुमने बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे इन्फॉर्म किया था, शायद तुम मुझे भूल गया था और सबसे लास्ट में मुझे इन्फॉर्मेशन मुंह उठाकर तुम्हारी इस पार्टी में चले आए। कल्याणी का नज़र अकेले खड़ी श्री के ऊपर ही था। कल्याणी बोली भाभी श्री तो 19 की हो गई है, आपको माँ और वीर भाई साहब को अपना पापा के रूप में एक सिप तो करेगी ना। तभी राजवीर आकर बोला ओह माय गॉड मॉम, आपको सबकी कितनी चिंता रहती है, आप कितनी चिंता क्यों करती हो, आपके आंखों में नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे, आप दूसरों के बच्चे का चिंता छोड़कर अपने बच्चों का चिंता करिए, आपके और 2 बच्चे कहाँ है आपको पता है। ये बात सुनकर कल्याणी का मुंह उतर जाता है और कल्याणी राजवीर को देखकर बोला अपने मोम से किस तरह बात करनी चाहिए तुम्हें, थोड़ी सी भी मैनेज नहीं है। तभी राजवीर आरती को पीछे से हक करके बोला जन्म देने वाली माँ का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे मेरी पालने वाली माँ को रिस्पेक्ट करना आता है, बोलकर आरती के सिर पर किस कर देता है। कल्याणी ये देखकर जल भून गई और बोली मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें आरती और वीर को सौंप दिया। राजीव जी गुस्से से बोला अच्छा किया आपने जो मुझे आपकी आंटी को दे दिया, कम से कम मुझे माँ का प्यार तो मिला, वरना मैं भी नैनी के हाथों पलकर बड़ा होता है जैसे आपके 2 बच्चे हो रहे हैं। कल्याणी गुस्से से बोली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें आदमी को देख किया, अगर तुम मेरे पास रहते तो आज तुम मेरा भी रिस्पेक्ट करते और इतना बदतमीजी के साथ मुझसे बात नहीं करते, कम से कम अपने माँ से बात करने का तमीज तो नहीं भूलते। माँ और बेटा का बहस देखकर रुद्र को बहुत बुरा लगा। रुद्र गुस्से से बोला राजीव अपनी मॉम से कोई इस तरह बात करता है। रुद्र गुस्सा से राजीव को देखा और बोला आरती बात को संभालते हुए बोला देखो राजीव श्री अकेले खड़ी है, जाकर अपने गर्लफ्रेंड और अपने फ्रेंड से श्री को मिला। राजीव रुद्र और कल्याणी को घूरते हुए वहां से चला गया। एपिसोड 70 राजीव पार्टी में अपने मॉम डैड को देखकर खुश नहीं होता है और अपनी मॉम से उलझ जाता है। तभी आरती सिचुएशन को संभालते हुए बोली राजीव अपना गर्लफ्रेंड और फ्रेंड को श्री से मिलवा हो, देखो श्री वहां अकेली खड़ी है, श्री इस पार्टी में किसी को नहीं जानती, श्री अकेले खड़े होकर बोर हो रही है, तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। इतना सुनते साथ ही राजीव वहां से चला जाता है। राजीव अपने गर्लफ्रेंड प्रम को श्री से मिलाने ले गया। राजीव बोला पन मीट माय लिटिल सिस्टर। श्री को देखकर बोली ओ माय गॉड राजीव सो स्मार्ट, मुझे तो यकीन नहीं हुआ जब मुझे तुमने बताया। 14 साल बाद इंडिया जैसे इतना पॉपुलेशन जगह में कोई खो जाने के बाद दोबारा मिलता है। श्री यू आर वेरी लकी। श्री बोली हाँ पन दीदी आप सही बोल रहे हो, इंडिया बहुत ही पॉपुलेशन वाला कंट्री है, पर आप जानते हैं इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जिस आश्रम में रहती थी वहाँ के बाबाजी, तनु दीदी और रणविजय जैसे आदमी इंडिया में है तो कोई भी इंसान खोने के बाद अपना फैमिली को मिस नहीं करता। किया ही वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। रणविजय तो मेरी बहुत ख्याल रखता और मैं उसकी घर की नैनी थी, पर उन्होंने कभी मुझे नैनी नहीं समझा। पनम राजीव को देख बोली राजीव श्री क्या बोल रही है, श्री आश्रम में रहती थी और नैनी की काम किया करती थी, सिर्फ 19 साल की इतनी छोटी उम्र में मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। और यह रणविजय कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, श्री से पूछने लगी। राजीव बोला सेटअप पन ये क्या बोल रही हो, श्री इस तरह के रिश्ते के लिए बहुत छोटी है। तभी राजवीर का 2 दोस्त आते हैं, करण और सचिन। करण बोला राजवीर क्या बात है, जिसके ओनर में तुमने पार्टी रखा है तुमने अभी तक उससे मिलवाया नहीं, बोलकर करण फ्री को देखने लगा। श्री करण को देखकर डर जाती है। राजीव हंसकर बोला हाँ श्री यह मेरे कॉलेज फ्रेंड करण है, हम लोग साथ ही पढ़ते थे, अभी यह मेरा राइफल कंपनी में काम करता है, तुम इसे मेरा दुश्मन भी कह सकती हो, बोलकर हंसने लगा। तभी एक करण अपना हाथ श्री की तरफ बढ़ाकर बोला हाय आई एम करण। श्री अपना हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तभी पन जोर से हंसने लगे। सामने खड़ा एक लड़का बोला हाय आई एम सचिन, बोलकर अपना हाथ जोड़ प्रणाम किया। तभी राजीव बोला ये सचिन है, हमारे कंपनी में काम करता है, हम तीनों कॉलेज फ्रेंड हैं। श्री दोनों को प्रणाम भैया बोली तो दोनों एक साथ बोला हॉट भैया। राजीव बोला लाइन मारने के बारे में सोचना भी मत, बोलकर राजवीर श्री के कंधे को पकड़ बोला वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बचपन का दोस्त हो। करण और सचिन हंसकर बोला लाइन नहीं मारूंगा, पर एक डांस तो कर सकता हूं तुम्हारे बहन के साथ, बोलकर करण अपना हाथ श्री की तरफ कर देता है। श्री बोले मुझे डांस पसंद नहीं सॉरी। तभी राजीव बोला सॉरी यार, मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरा वाहन ऐसे वैसे के साथ डांस नहीं करती, मेरी सिस्टर तो सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी, बोलकर राजीव श्री को देखने लगा और अपना एक हाथ आगे कर देता है। श्री राजीव को देखकर हंसी। दोनों भाई बहन डांस फ्लो में जाकर डांस करने लगा। तभी करण सचिन को देखकर बोला सच में राजीव की बहन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। प्रेम जो कि सचिन और करण के पीछे खड़ी थी उन दोनों के सामने आकर बोला अभी अभी तुमने सुना ना, लाइन मारने के बारे में सोचना भी मत बनन, आज भी तुम लोगों
का सर फोड़ देगा। सचिन बोला तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को राजीव लेकर उड़ते हैं और अपनी बहन को छुपाने से क्या हम लोग मानेंगे। तभी करण बोला चलो राजीव की बहन ना सही प्रेम तुम तो मेरे साथ डांस करोगी। बोलकर करण अपना एक हाथ पन की तरफ बढ़ा देता है। पन बोला जरूर। बोलकर पन भी डांस प्लस में जाकर डांस करने लगा। इधर कल्याणी का नजर सिर्फ और सिर्फ श्री पर ही था। रुद्र अपने हाथों में शराब का गिलास लेकर बोला क्या हुआ कल्याणी माय हॉट वाइफ। अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुमने 14 साल पहले जो काम किया वो फेल हो गया। कल्याणी इधर उधर देखकर रुद्र के हाथ को पकड़कर चेयर पर बैठते हुए बोला तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। यहाँ पर कितने लोग हैं तुम्हें दिख रहे हैं या नहीं। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। सोचा है हमने जो काम 14 साल पहले किया है और सब बिगड़ जाएगा। रुद्र बोलने लगा। तभी कल्याणी बोली यह सब बात माँ घर चलकर भी तो कर सकते हैं। कल्याणी गुस्सा से रुद्र को बोलने लगी। रुद्र बोला हाँ घर तो चलना ही टिक है। मैं तो सिर्फ श्री को देखने आया था और यह कंफर्म करने आया था कि सच में वीर का खोया हुआ बेटी वापस आ गई है। कल्याणी बोली हाँ यह उसकी बेटी है वरना आरती इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाती। और श्री के गले का लॉकेट देख रहे हो यह माँ जी का दिया हुआ लॉकेट था। एक मेरे पास है और एक आरती के पास थी। यही भाग्यश्री है। रुद्र बोला कल्याणी अब क्या करोगी तुम। कल्याणी चढ़ते हुए बोले आप जो इतने सालों में नहीं कर पाए वो करूंगी। तो क्या तुम श्री का खून करने वाली हो। रुद्र का इतना कहने पर कल्याणी रुद्र को घूर कर देखने लगा। रुद्र अपना हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़कर कल्याणी को बोलने लगा। तभी राजीव श्री के साथ डांस करते हुए पूछा श्री तुमने अपना पढ़ाई पूरा किया है। श्री बोली नहीं भैया राजवीर मेरा एक दोस्त है कनाडा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में करवाता हूँ भैया। क्या साल के बीच में मेरा एडमिशन हो जाएगा। श्री रणविजय से पूछने लगी। राजीव बोला वीर प्रताप सिंह की बेटी हो एडमिशन तो हो जाएगा। श्री हंसने लगी। तभी श्री का नजर पनम पर पड़ी। श्री बोली पन भाभी आपको देख रही है कहीं आपसे नाराज तो नहीं है। आप भाभी को छोड़कर मेरे साथ डांस कर रहे हो। भाभी अगर गुस्सा हो गई तो। राजीव हंसकर बोला पनम इंडियन है पर पूरा का पूरा कनाडा के रंग में रंगी हुई है। उसने मुझे पूरा आज़ादी दे रखा है और मैं भी उसे। श्री राजीव को देखने लगी। राजू श्री के माथे में मारकर बोला चलो बहुत डांस हो गया तुम थक गई होगी चलकर जूस पीते हैं। नहीं भैया मुझे भूख लगी है मैं तो डिनर करूंगी। और राजीव बोला ठीक है मैं भी कुछ खा लूंगा क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मैंने कुछ नहीं खाया मुझे भूख लग रही है। श्री हंसकर बोली चलिए राजीव भैया। राजीव श्री को चेयर पर बैठा कर बोला तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। बोलकर राजीव चला गया। तभी करण और सचिन श्री को अकेला देखकर श्री के पास आकर बैठ गया और बोला तो भाई के प्यारी बहन आपका भाई आपको छोड़कर कहाँ गया। श्री बोली वह भैया मेरे लिए जूस और डिनर लाने गए हैं और भैया को भूख भी लगा है। तभी सामने से एक वेटर पार होकर जाने लगा। करण 2 ग्लास ड्रिंक का उठाकर बोला क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगी। श्री करण से दूर होकर बोली मैं ड्रिंक नहीं करती प्लीज। श्री एक ग्लास तो नहीं सकती हो। नहीं मैं ऐसे नशा नहीं करती। श्री बोलने लगी। करण हंसकर बोला हाँ तुम क्यों नशा करोगी तुम तो पूरी की पूरी नशा हो। सचिन बोला सेटअप करण श्री के साथ तुम फ्लैट नहीं कर सकते। श्री घबराकर राजीव को ढूंढने लगी। तभी पनम अपने हाथों में ड्रिंक लेकर आए और बोली श्री तुम्हारा हाथ खाली क्यों है। बैटरी श्री को ड्रिंक दो। सामने से जो वेटर पार होकर जा रहा था प्रेम ने कहा नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती। श्री प्रेम को जवाब देती है क्या तुम पूरी की पूरी गांव वाली हो। करण बोला 11 बजे डिनर करना चाहती हो। तभी राजीव आ जाता है। राजीव को देख श्री हंसने लगी और उठकर राजवीर के पास जाती है। राजीव अपना हाथों में एक प्लेट लेकर आया उसे टेबल पर रख बेला क्या हुआ तुम डरी हुई क्यों हो। तभी करण ड्रिंक करते हुए बोला हम लोगों ने तुम्हारी बहन को नहीं डराया हम तो ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। राजीव बोला प्लीज यार श्री ड्रिंक नहीं करती चलो श्री तुम डिनर कर लो। पन बोली अगर अभी श्री हो तो मुझे भी कुछ टाइम दे दो मैं भी तुम्हारे लिए ही इस पार्टी में आए हूं। सॉरी पन श्री यहाँ किसी को नहीं जानती इसीलिए मैं श्री को कंपनी दे रहा था। करण बोला जानने का मौका दोगे तो ना श्री किसी को जानेगी। हम लोग भी तो श्री से दोस्ती करने के लिए खड़े हैं क्यों। श्री राजीव को देखने लगा। तभी राजीव बोला श्री तुम दिन करो मैं माँ को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। बोलकर राजवीर आरती को ढूंढने लगा। तभी किसी ने करण को बुलाया। करण और सचिन चला गया। राज आरती को ढूंढने लगा तो पनम भी राजीव के पीछे चला गया। इधर आशा डिनर सर्व करते हुए बोली रणविजय मयंक इतने दिनों बाद तुम्हें भैया माना है वह भी दिल से। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मयंक का विश्वास जीतना चाहिए। रणविजय डिनर करते हुए बोला पर कैसे कैसे मैं उसे श्री को लाकर दूंगा। चाची मैंने तो सिर्फ मयंक का दिल रखने के लिए बोल दिया कि मनशी को वापस इंडिया लेकर आऊंगा पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं श्री को कैसे लेकर आऊं। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला
हूँ। आशा बोली, मेरा एक बात मानोगे? रणविजय आशा को देखकर बोला, हाँ बोलिए क्या बात है? आशा बोली, तुम्हारे पास अभी 1 महीना है। राजवीर अपना खाना छोड़ आशा को देखने लगा। आशा कुछ बोली उससे पहले ही रणविजय बोला, आप बोलना क्या चाहते हो? आशा बोली, मयंक की तरह मैं भी चाहती हूँ कि श्री तुम्हारी दुल्हन बने। तुम श्री को मेरे बहू बनाओगे? रणविजय चुप हो जाता है। रणविजय कुछ नहीं बोली थे। आशा बोली, अभी देरी नहीं हुआ है, सब ठीक हो सकता है। नहीं चाची, कुछ ठीक नहीं होगा। रणविजय आशा के बात को काटकर बोला, बहुत देर हो गया है। श्री इंडिया छोड़कर कनाडा चली गई है, तो कनाडा कितना दूर है? आशा बोली, और मयंक का स्टडी हम लोग कनाडा में पूरा करेंगे और तुम भी बिजनेस के लिए कनाडा जाते रहते हो। रणविजय के बात समझ में आ गया है। रणविजय अपना सिर झुकाकर हंसने लगा। आशा बोली, मेरा गुस्सा वाला बेटा, शर्म भी आता है, आज मुझे पहली बार पता चला। रणविजय बोला, मैं कल ही मयंक का एडमिशन कनाडा के अच्छे यूनिवर्सिटी में करवाता हूँ। वैसे चाची, आपका आइडिया का जवाब नहीं। आशा और रणविजय दोनों ही हंसने लगे। इधर ममता अपने चेयर पर बैठकर श्री के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखने लगी और बोली, वीर प्रताप सिंह, आज पार्टी एंजॉय कर लो, कल तुम्हारे पास रणविजय का नोटिस पहुंचेगा। बोलकर ममता हंसने लगी। पार्टी में भी श्री बोर हो रही थी तो श्री का नजर अपने अंगूठी पर पड़ा। श्री अंगूठी देख बोलिए, रणविजय मैं आपको इस पार्टी में मिस कर रही हूँ, क्या आप भी मुझे मिस कर रहे हो? इधर खाते हुए रणविजय को ठसका लग गया। आशा बोली, आराम से बेटा, क्या हुआ? खाना कैसे अटक गया? शायद श्री तुम्हें याद कर रही है। आशा बोलिए, रणविजय को भी श्री का याद आने लगा तो रणविजय अपना लंच पूरा किया और अपने कमरे में चला गया। इधर श्री अपने अंगूठी से बातें कर रही थी, तभी कल्याणी श्री के पास आ जाती है। श्री कल्याणी को देख पैर छूने को हुई तो कल्याणी बोली, खुश रहो और अपना पापा के पैसे पर राज करो। वैसे तुम सच में वीर की बेटी हो ना, कोई बहुरूपी तो नहीं हो? श्री हैरान होकर कल्याणी को देखने लगा। श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कल्याणी क्या बात कर रही है और कल्याणी के बाद पर श्री उसे क्या जवाब दे। जब श्री ने कल्याणी को कोई जवाब नहीं दिया तो कल्याणी गुस्सा से बोला, अगर मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर किसी मकसद से आए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लड़की जितनी भोली सूरत है, इतनी भोली तुम हो नहीं। मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जियोग्राफी निकाल कर रखूंगी। अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी ऐसा वैसा सबूत मिला तो समझ कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। उसी दिन से तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। श्री के आंखों में आंसू बहने लगे। तभी आरती आ जाती है। श्री को रोता देख बोला, श्री बेटा क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ बोला? ममता रणविजय और श्री के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पेपर से क्या करने वाली है? कल्याणी श्री से इस तरह क्यों बात कर रही थी? क्या श्री के जीवन में कुछ नया तूफान आने वाला है? 14 साल पहले कल्याणी ने ऐसा क्या किया था जो रुद्र जानता था? तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करें और हाइप देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।